बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर और मैं हूँ माहम जाहिद। नाज़रीन, मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे और इस मुक़द्दस महीने की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का 7वां सूरज अपनी रहमतें बिखेर कर गुरूब होने को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसने इन 7 दिनों में सच्चे दिल से तौबा की और अपने रब की खुशनुदी हासिल कर ली। हदीस नबवी का मफहूम है कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात। और नाज़रीन, अब वक्त है कि हम अपनी इबादत में खुशनुदगी पैदा करें और ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर जो है वो याद रखें उनको जो आजमाइश की इस घड़ी में हैं। रहमत खुदाबंदी का तकाजा यही है कि हम भी मखलूक खुदा के लिए सरापा रहमत बन जाएं और अपने दस्ते सखावत को उनके लिए खोल दें। जो सवाल नहीं कर सकते उनके लिए अपने दस्तरखान ज़रूर हाँ, बिल्कुल, और खुशू व खुजू के साथ अपनी जितनी इबादत हैं अपने रब के हुजूर में पेश करें, उसकी बारगाह में सजदा रेस हों, गिड़गिड़ाएं, बच्चों की तरह मांगे तो वो क्यों आपकी जो इल्तिजाएं हैं, दुआएं हैं, उन्हें कबूल नहीं करेगा। और हम सब रोज़ा रखते हैं कि हमारी इबादत है, हमारा ईमान है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम अपने रब के हुक्म पर सहर से इफ्तार तक खाना पीना छोड़ देते हैं, हाथ रोक लेते हैं, तो उस वक्त हमारे जिस्म के अंदर क्या इनकलाब बर्पा होता है। हम इसे सिर्फ प्यास और भूख की मुशक्कत समझते हैं, मगर जदीद साइंस हैरान है कि रोज़ादार असल इंसानी जिस्म की अगर हम देखें तो ओवरहॉलिंग होती है, जो इसे मौत की तरफ ले जाने वाली बीमारियों से बचाकर एक नई जिंदगी अता करती है। और ये महज एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि कुदरत का वो तोहफा है जो आपके जिस्म के एक एक खलिए की मुरम्मत करता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है वहाँ। और आज की जदीद रिसर्च इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देकर दुनिया को ये बता रही है, सिखा रही है, जबकि हमारे दीन ने तो ये राज सदियों पहले बता दिया था। नाज़रीन, साइंसी तहकीक साबित करती है कि जब हम भूखे रहते हैं और हमारे जिस्म में ऑटोफेजी का वो हैरत अंगेज अमल शुरू होता है, जहां जिस्म अपने ही अंदर मौजूद जहरीले मादों और ख़राब खलियों को खाना शुरू कर देता है। ये अमल ना सिर्फ वजन घटाता है बल्कि शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे खामोश कातिलों के खिलाफ ढाल भी बन जाता है। और नाज़रीन, रिसर्च कहती है कि रोज़े के दौरान दिमाग में ऐसे प्रोटीन्स BDNF बढ़ते हैं जो हमें डिप्रेशन और जहनी दबाव से निकालकर याददाश्त को तेज़ कर देते हैं। यानी रोज़ा जहां रूह को पाकीज़ा बनाता है, वही आपके असाब को भी वो सुकून देता है जो महंगी से महंगी अद्वियात नहीं दे सकती। जब हम सब्र की मशक करते हैं तो हमारे अंदर ज़ब्ते नफ्स पैदा होता है जो हमें आम जिंदगी के तल्ख हालात में भी मुस्कुराना सिखाता है। ये अल्लाह की वो रहमत है जो हमें रूहानी तौर पर तवाना और जिस्मानी तौर पर जवान भी रखती है। रोज़ा दरअसल हमें ये पैगाम देता है कि अगर आप अपने पेट पर काबू पा सकते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी तकदीर पर भी काबू पा सकते हैं। सब आपके अपने इख्तियार में है। दिल की सेहत से लेकर जोड़ों के दर्द में कमी तक रोज़े का हर लम्हा एक शिफा है। तो नाजरीन, इस रमज़ान को सिर्फ एक रस्म ना समझें बल्कि इसे अपने जहनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत का वो ज़रिया बनाएं जो आपको एक खुशहाल और तवील ज़िंदगी की तरफ ले जा सके। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात कर लेते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए, एक तो इबादत कर रहे होते हैं, दूसरा खल्के खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। और रमज़ानुल मुबारक सिर्फ रोज़े और इबादत का महीना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने, उनकी मदद करने और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने का भी दर्स देता है। कुछ लोग दुनिया में सिर्फ अपने लिए जीने आते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं नाज़रीन जो दूसरों के दुख बांटने को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो माशरे के जुल्म का शिकार बनने वाली खवातीन के लिए उम्मीद की किरण है। हम बात कर रहे हैं मारूफ समाजी शख्सियत और डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की बानी मुसर्रत मिसबा साहिबा की, जो तेज़ाब से मुतासरा खातीन के इलाज, उनकी बहाली और उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए मसरूफ़ अमल है। तो मुसर्रत आपा, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम। एंड आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे मौका देते हैं हर साल। आपा, हमें ये बताइए कि आपकी जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है, इसके पीछे सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करना चाहेंगे, सोच क्या है और बुनियादी वजह क्या बनी, या कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने आपको इस कॉज पे लगा दिया? मेरे ताल्लुक ब्यूटी इंडस्ट्री से ना, तो उसमें सब खूबसूरती की बातें होती हैं,
ग्लैमर की बातें होती हैं, और उसमें अगर कोई बच्चियाँ आती हैं कि मेरे दाना निकल आया है, या मेरी उम्र की कोई खातून आ गई, मेरे झुर्रियाँ हो गई हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो वो सारा काम भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। लेकिन कोई अगर ऐसी बच्ची आ जाती है जो कि छोटी लड़की हो, 16 साल की, 15 साल की, और उसका पूरा चेहरा झुलस जाता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका है, और वो मुझसे कहती है कि आप मुझे मेकअप से सही करके दें इसको। ये वो वाक़या था जिसने सारा जो मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी, मेरे अमाल जिसे कहते हैं, वो सब बदल दिया, क्योंकि उस बच्ची का तो मेकअप से कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन मुझे मौका मिला अल्लाह ताला के साथ कारोबार करने का। मुझे ये मौका मिला कि मुझे अल्लाह ताला ने, मैं बहुत नाचीज़ बेहकीर सी एक चीज़, लेकिन उसने चुन लिया आपको। बस उन्होंने कहा कि अब ये इसके लिए कुछ करना है। वो एक लड़की जो है अब 1000 पेशेंट्स के ऊपर है। हमारे पास 1000 लड़कियां, लड़के, बच्चे, ख़वातीन हैं जिनके ऊपर या तो तेज़ाब डाला गया है या उनको मिट्टी के तेल से जला दिया गया है। अब उनको, उनकी देखभाल करना, उनको ट्रीटमेंट देना, और एक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद उनको जैसे ही उनके हाथ ऐसे होते हैं खुल गए, उनकी आँख बंद है और खुली तो उसमें किसी में थोड़ी सी बिनाई की रमक बाकी हो, तो हम लोग फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई हुनर सिखाना शुरू कर देते। उसका मकसद ये होता है कि वो बच्ची जो है, पहले ही वो सुसाइडल होती हैं, वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती हैं, उनके बच्चे उनको पहचानते नहीं हैं, भाग जाते हैं। मोहल्ले के लोग जो हैं वो उनको तरफ देख के तफ्तुफ करके इधर से उधर निकल जाते हैं। कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों की जिसका यकीन ना हो वो चीज़ों, कहीं ना कहीं इनको बुली भी करते हैं लोग। तो वो उसके लिए फिर हम काम करते रहते हैं। और जैसे जैसे वो बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, जैसे जैसे वो बच्चियाँ कुछ अर्न करने लगती हैं, चाहे वो 2000 रुपये क्यों ना हो, तो घर वालों के ऊपर वो बोझ नहीं रहती, क्योंकि घर वालों को ये लगता है कि ऐसा नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते, यकीनन प्यार करते हैं, उनकी औलादें, उनकी बेटियां, बहनें हैं, लेकिन और भी बच्चे बच्चियां होती हैं। तो और ये बहुत लंबा प्रोसेस, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। जब वो बच्ची अपना काम करने लगती है तो ये तो नहीं होता कि वो इतना कमाती है कि उसके एक ऑपरेशन जो कि 80,000 रुपये का होता है कि वो उतना कमा ले एक महीने में, लेकिन जो वो कमाती है उससे वो कम से कम अपना बोझ उठा लेती है। तो बाकी जो काम होता है वो फिर स्माइल अगेन फाउंडेशन का होता है, हम उनके इलाज करा लेते हैं और साथ साथ उनको तरबियत भी देते हैं। बहुत खूबसूरत अमल मुसर्रत साहिबा। आपकी फाउंडेशन अभी तेज़ाब से मुतासरा कितनी ख़वातीन हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए? नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ तो समझ लो कि 1000 के 1000 जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको हम ला रहे हैं। अलबत्ता जो सक्सेसफुली आगे बढ़ गई हैं उसके अंदर 3 नर्सें हैं, बाइकिया राइडर्स के तौर पे बच्चियां काम करती हैं, ठेले लेके जाती हैं, अपना सामान बेचती हैं, अब घर में कुकिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, क्राफ्ट्स करती हैं, दुल्हनों के लिए वो जेवर शेवर नहीं होते माइयों शाइयों वाले, वो बनाती हैं, तो वो फिर बनाती हैं और बेचती हैं। तो आई वुड से कि अगर हमारे पास 100 बच्चियाँ होती तो मेरे ख्याल में उसमें से 20 बच्चियाँ जो हैं वो अपने पाँव पे खड़ी हैं। तो आप 1000 के पैराए में देख लीजिए। बट बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, उनकी स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत सी ऐसी भी विक्टिम्स हैं जो खुद तो नहीं पढ़ सकती हैं लेकिन वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह से उनके शादियाँ भी हुई हैं। हमारी 40 लड़कियों की शादियाँ हुई हैं जो कि नॉर्मल बच्चों के साथ हुई हैं। तो मैं सल्यूट करती हूँ उन बच्चों को, उस घर वालों को कि वो इन जुली हुई बच्चियों को अपने आप में समूह लेते हैं। साहिबा, ये जो ख़वातीन हैं, एक तो आप इनकी जो भी सर्जरीज होती हैं, बड़ा महंगा प्रोसीजर है, वो भी करवाती हैं, फिर इन्हें बाइख्तियार बनाने में भी आप किरदार अदा करती हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप इन्हें करवाती हैं और किस तरह इन्हें बाइख्तियार बनाती हैं? और क्या कोई कोलैब भी है आपका हुकूमती इदारों के साथ, टेफ्टा जैसे बड़े इदारे हैं, या फिर आप अपनी फाउंडेशन के तहत ये सब कुछ कर रही हैं तने तनहा? हुकूमत की तरफ से जो मदद होती है ना, वो तमगे और सर्टिफिकेट होते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि वो मुझे इनकरेज करते हैं। लेकिन इन बच्चियों के लिए कोई जॉब वैकेंसीज़ नहीं है, इन बच्चियों के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम्स नहीं है। हम खुद जाके ऐसे इदारों के साथ, उनके साथ मिल के काम करते हैं जो कि बहुत कम पैसे लेते हैं
या सिर्फ जो सामान इस्तेमाल होता है उसके पैसे लेते हैं जो हम खुद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी का, वैसे तो एहसान सबका लेना चाहिए क्योंकि हमें ज़रूरत है, लेकिन खाली भाई आपने जन्नत में घर बना लिया, शाबाश, मैं कहती हूँ एक उसमें ईंट आप भी लगा दीजिए तो वो ईंट नहीं लगती है। बहरहाल हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं उन सब की ख्वाहिश होती है वो खूबसूरत लगें, खूबसूरत वो लग नहीं सकती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जब मैं पूछती हूँ बेटे क्या सिखाऊँ, तो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो फिर मैं उनको, वो तो मेरा काम है, वो भी सिखाती हूँ, लेकिन वो कोर्स सीख कर अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपनी छोटी जगहों पे, अपने घरों के अंदर जो है वो काम करना शुरू, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपने जैसे कहा कि उनको बाइख्तियार करना, जब वो बाइख्तियार होती हैं तो वो खुद मुख्तार भी हो जाती हैं। तो जो कमा रही हैं अब उनके हाथ में, वो अपने भाई की सारी जो फीस है वो नहीं देगी, वो कुछ हिस्सा दे सकती है, वो घर के अंदर कुछ, तो उसका खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है, बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसको खुद एतमादी देते हैं। तो इस तरह वो बच्चे बच्चियाँ फिर पढ़ना जो चाहती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिए हुए हैं। हम मैट्रिक तक तो बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, उसके बाद कोई अगर वो और आगे पढ़ना चाहती हैं तो फिर हम लोग अपील डालते हैं अपने डोनर्स को कि हमारी एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके पेपर्स हुए नहीं, अच्छा आया रिजल्ट, अब वो लैब टेक्नीशियन बन गई है, लॉयर बन गई हैं, एमफिल कर रही हैं। सो यू नो लाइक जिसका जो अक्यूमेंट है उसके हिसाब से कर, यानी कि मुसर्रत साहिबा तने तनहा ये आप खुद ही कर रही हैं, कोई इदारा इससे मुंसलिक नहीं है? नहीं ऐसे नहीं, इदारे जो हैं वो कम कर देते हैं, फ्री नहीं करते हैं। मुल्क के बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, वो कुछ नहीं लेते, सच्ची बात ये है, ठीक है, लेकिन जो हॉस्पिटल की फीस होती है, सर्जरी के जो अखराजात होते हैं वो सब जो है वो फिर हम लोग देते हैं। और कभी कभी जो है ना वो कोई किसी इदारे के जो सरगना होते हैं वो कुछ दे देते हैं, सरबराह जी, हाँ सरगना गलत हो गया, सरबराह ठीक है। तो वो क्या कहते हैं हमें कुछ दे देते हैं। इसके बारे में एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में कवानीन बहुत ज़रूरी हैं, उसके पर भी हम काम करते रहते हैं, और जो कवानीन थे उनमें तरमीहात की। सर साहिबा मैं इसी बात की तरफ आना चाह रहा हूँ कि चलें ये तो इनको तो आपने संभाल लिया जो आपके तक पहुँच गई, स्माइल अगेन फाउंडेशन तक, ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, हम इन वाक़यात को किस तरह से रोक सकते हैं? हम अगर इसकी रूट कॉज के हवाले से बात करें तो आप तो बड़ा डीपली समझती हैं इस सब्जेक्ट को, क्या आप चीज़ें देख रही हैं, क्या कमियां हैं हमारे कवानीन के अंदर, हमारी माशरे की सोच के अंदर? हमारे कवानीन में कमी नहीं है, कवानीन मौजूद है। कवानीन तो दरख्तों के लिए भी हैं और जानवरों के लिए भी हैं, इंसानों के लिए भी हैं, कातिलों के लिए भी हैं, और बर्न्ट विक्टिम्स के लिए भी तरमीहात के साथ हैं, उनको सज़ाएं दी जा सकती हैं, उनको कंपनसेशन मिल सकता है। लागू होना ज़रूरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इट इज़ नॉट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, इट्स द सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट दैट एक्चुअली कर्ब्स द क्राइम। एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारी बच्चियां जो हैं उनको इन कवानीन के बारे में पता ही नहीं होता, माँ बाप जो हैं वो कुछ शर्माते हैं, कुछ बदनामी का डर होता है, क्योंकि लिखने वाला भी पूछता है ना कि कितना सी जनाब, ऐसा क्या, यानी कि तुमने कुछ किया है तो तुमको ये फेंका गया है। सो ये प्रोगेटिव मेरा तेरा किसी भी इंसान का नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला आपके अमाल की सज़ा और जज़ा रखता है। तो हम तो बचपने से कहते तो झूठ ना बोलना, वो आग में डाल देंगे दोज़ख की, तो वो आग जो है वो अल्लाह ताला का प्रोगेटिव है, हमारा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जानवर का चेहरा जो था वो मस किया था, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अल्लाह की मखलूक जानवर के लिए भी ये हुक्म नहीं है कि आप इस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो माएँ, वो बहनें जो कि आपकी अपनी है, तो उनके साथ ये सलूक होता है, क्यों होता है? बेटियाँ क्यों ज़्यादा पैदा हो गई हैं, उसका कसूर है? नहीं। जहेज क्यों कम लाई हो, उसका कसूर है? नहीं। वो इनकार कर रही है कि मेरे 80 साल की उम्र के आदमी से शादी नहीं करनी है, उसका कसूर है? नहीं। वो कह रही है मेरा हिस्सा दें जायदाद में, वो उसको जला देते हैं कि ये हिस्सा थोड़ा सा जो है वो चाचे को मिल जाए, वो मामू के बेटे को मिल जाए, भाई को मिल जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कुरान में खुली किताब है, जिसमें ख़वातीन के हुकूक के बारे में, किस तरह हासिल करना है, कितना देना है, सब कुछ है। कुरान और हमारा मज़हब हर चीज़ सामने रखी हुई है, और उसके अंदर
मुकम्मल तौर पे दीन पे दाखिल होना है। ऐसे आप पिक एंड चूज अपनी मर्जी से नहीं कर बिल्कुल, सकते बहुत कि जी खूबसूरत मैंने बात, हाँ मुसर्रत 4 साहिबा, शादियां वक्त करनी की है। किल्लत है चलें। और बहुत ही खूबसूरत बातें आप कर रही हैं और वाकई कुरान बाकायदा तौर पर सारे हुकूक लिखे हुए हैं। हमारा दीन इस्लाम जो है ख़वातीन को हुकूक देता है, बस इम्प्लीमेंटेशन अब हुकूमत का काम है वो करवाना। हमें दीन इस्लाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौरे जहालत से निकाल कर लाए, जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, हम वहीं वापस जाने पर बज़िद हैं। मतलब जहाँ से हमें निकाल के बड़े आला मकाम पे फाइज किया गया, ख़वातीन के हुकूक वज़ा किए गए कि ये हुकूक हैं, ये फ़राइज़ हैं, ये आपने पूरे करने हैं, लेकिन हम बतौर माशरा इसमें फेल भी नजर आते हैं। और मैं ऐड करूँगी, आई एम सो सॉरी आपको काटा मैंने, कि ये महीना जो है वो आपकी हर नेकी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा के अता करता है। 700 गुना तक आपकी कोई भी नेकी जो है उसको बढ़ा के। डेप्लेक स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए इतना डालोगे इतना मिलेगा, एक अजर का पहिया है जो चल जाएगा। मुसर्रत साहिबा ने भी अपील की और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तो जो अतियात हैं, सदकात हैं, नेकियां हैं, उनका अजर कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो आप भी बढ़ चढ़कर स्माइल अगेन फाउंडेशन का साथ दें। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज दिल बोझल है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बार फिर गैर मामूली खेल का मुजाहरा करने में नाकाम नजर आए। टॉस जीतकर सलमान अली आगा ने बैटिंग का फैसला किया तो लगा शायद हम बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। टॉप ऑर्डर जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुए। टीम जो है 164 रन ही बना सकी और साहबजादा फरहान 45 गेंदों पर 63 रन बनाकर नुमाया रहे। महम दुख तो इस बात का है कि गलतियां वही पुरानी हैं और बहाने भी हमारे वही हैं। साबिक क्रिकेटर्स अब खुलकर बोल रहे हैं कि साइम अयूब हो या बाबर आजम, इनकी टेक्निक एक्सपोज हो चुकी है। एक तरफ हमारे कप्तान थे जिनकी कायदाना सलाहियतों पर सवालिया निशान लग रहा है, वहीं अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने दिखाया है कि जदीद क्रिकेट कैसे खेली जाती है। मुश्किल मैच में सेंचुरी भी स्कोर की और अपनी टीम को सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया। अब अगर हम देखें तो सूरत हाल ये कि हमारी किस्मत की चाबी न्यूजीलैंड के पास है। अगर वो हारे तो हम बचेंगे, वरना वापसी का टिकट तो आप समझे पक्का है। इसी पर बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती साहब मौजूद हैं। अहमद, सदाए रमज़ान में खुशामदीद आपको कहते हैं। हमें ये बताएं कि क्या ये टीम वाकई सेमीफाइनल खेलने की हकदार है, और अगर मगर की सिचुएशन में क्या आपको लगता है कोई हमारे लिए रास्ता निकलेगा? अगर मगर में ही हम रहे हैं, मेरा ख्याल हकदार तो नहीं है। अगर सीधी बात कहूँ तो जो बाकी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं वो हकदार हैं आगे जाने के, जो सारा साल मेहनत करते हैं, उनकी सिलेक्शन के मामलात भी सही होते हैं। वहां पर अवामी फरमाइश पे या लोगों की फरमाइश पे या ताल्लुकात पे खिलाड़ी टीम में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि अगर मगर में हम कभी भी कोई ऐसा कुदरत का निजाम चल जाए, रमजान है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, डिजर्व हम नहीं करते 100%। ये तो हम कल भी कह रहे थे कि कोई दुआ ही हो सकती है, बस रमज़ान का महीना है, दुआएं करें कि पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। अच्छा, आपने कल का मैच देखा, पाकिस्तान के हिसाब से स्कोर को भी कुछ हद तक मुनासिब कह सकते हैं, तो क्या हम कप्तान के गलत फैसलों की वजह से आ रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, जब आप एज अ टीम हारते हैं तो जीतते भी एज अ टीम है, हारते भी एज अ टीम है। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं कि आपकी, जाहिर है कि आप सब इस पे इत्तफा है कि अबरार अहमद को खेलना चाहिए था, क्योंकि एक चीज जो बुनियादी तौर पे गलत है ना, इससे पहले कि हम इंडिविजुअल खिलाड़ी पे बात करें, कि जब टू मेनी ऑलराउंडर्स के, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ आप नहीं जा सकते। आप टीमों में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 ऑलराउंडर्स होंगे, तो ऑलराउंडर्स भी आपके ऐसे हैं, अगर बैटिंग कर सकते हैं तो बॉलिंग नहीं कर सकते ठीक, या बॉलिंग है तो बैटिंग बिल्कुल कमजोर है। तो इस तरह के ऑलराउंडर्स आपके पास है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज और शादाब का एक साथ और साइम अयूब का भी प्लेइंग 11 में खेलना नहीं बनता है। तो आपका कम से कम अबरार अहमद को खेलना चाहिए था। एक तो बॉलिंग पे आपने ऑलराउंडर्स खिला के कॉम्प्रोमाइज किया, जिसका नुकसान लगा। दूसरा, बैटिंग में भी आप जब लायबिलिटीज लेकर चलेंगे, साइम परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर को कह रहे हैं कि जी ओपन कराएं, और बाबर को कह रहे थे कि 4 पे नहीं सही खेलता। ओपन पे सर 100 का स्ट्राइक रेट है उसका, पूरे 111 का स्ट्राइक रेट है वर्ल्ड कप में, और पावर प्ले में उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 86 का लोएस्ट एवर है। ना वर्किंग हम लोग करते हैं, पता नहीं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या उनकी वर्किंग। यार थोड़ा सा वर्किंग कर लिया करो यार। कि आप मुझे बताएं कि जब आपका, मैं अगेन प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि आपका 86 का स्ट्राइक रेट होगा पावर प्ले का, तो आप, मैं कैसे कह लूं या आप कैसे मान लें कि यार उसको ओपन पे ले आओ। कहने का मकसद यह है कि आपको इस बार करना क्या था कि आपने पहले यंगस्टर का नारा लगाया, चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे जी, तो यंगस्टर जो है बीच में कुछ लेकर आए, बीच में आपने क्यों ड्रॉप किया?
ये असल सवाल है। अगर यंगस्टर फेल होते ना तो आप कम से कम ये हम कहते हैं कि यार यंगस्टर ने पहली बार बड़ी स्टेज पे गया, सीखा होगा। जब आप पुराने प्लेयर्स के साथ एक बार फिर फेल होते हो ना, ये प्रॉब्लम है। आप हसन नवाज को लेकर आए, आप आकिफ जावेद को लेकर आए, आप सुफियान मुकीम को लेकर आए, आप अब्दुल समद को लेकर आए, ऐसे कुछ और नाम भी, वो बीच राय में आपने उठाकर यूं फेंक दिए। मास सदाकत परफॉर्म कर रहा था, अहमद दानियाल परफॉर्म कर रहा था, वो नहीं जाते। लाडले चाहिए आपके चले जाते हैं। तो मेरी दरखास्त सिर्फ ये थी सारी कि सर फिर वही पुराने नाम। तो मैं प्लेयर कैप्टन तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी से भी जरूर पूछिएगा कि सर क्या सोच के आपने फिर पुराने नाम बुलाए जो कि पहले 3-4 इवेंट्स में फेल हो गए। अच्छा अमर, सलमान अली आगा की अगर हम बात करें तो उनकी कप्तानी के अंदर, उनकी कैप्टनसी में वो एग्रेशन नजर नहीं आया जो कि एक वर्ल्ड कप के इतने अहम मैच के अंदर होना चाहिए था। अगेन मेरे लिए बड़ी मायूस बात है। हालांकि सलमान अली आगा वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। आप देखिए जब उन्होंने स्टार्ट की ना कैप्टनसी, वो दूसरों को जगह दे रहे थे। आप बीच में बायलेटरल्स देखिएगा कि फलां को भी मैं थोड़ा, ताकि प्लेयर सेट हो जाए, वो अपना नंबर छोड़ के पीछे चले गए थे। और नए लड़कों को, हसन नवाज हो गए, बहुत सारे खिलाड़ियों को ऊपर खिला रहे थे यार ताकि ये सेट हो जाए टीम में। लेकिन सलमान अली आगा मैं सिर्फ समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत बेहतर सलाहियत थी, लेकिन फॉर प्लेइंग एग्रेसिव, फॉर सेक ऑफ एग्रेशन, उन्होंने खामखा की आंखें बंद करके घुमा के विकेटें अपनी थ्रो की हैं। सो मेरे लिए उनकी कप्तानी के फैसले भी मायूसकुन थे, और बैटिंग में जिस तरह से वो आउट हुए वो भी बहुत मायूसकुन था। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जब कप्तान आपका परफॉर्म नहीं करता ना, तो पूरी टीम जो है वो बैठ जाती है। सही सही। अच्छा, हम देख रहे हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। साइम अयूब को बार बार मौका क्यों दिए जा रहे हैं? गलत मिला है। देखिए उसकी वजह यह है कि साइम अयूब 50-60 मैच से ऊपर के, आई थिंक क्लोज टू 70 T20 इंटरनेशनल खेल गए। आप क्या कर रहे थे कि आप फिर वही वाला काम कर रहे थे कि जी जब वो आए थे तो एज अ बैट्समैन आए थे, तो आप इन चक्रों में थे कि यार चलो बॉलिंग बीच में कर लेता, हाथ साथी बॉलर बन गए ना, यानी कि आप बॉलिंग करवाते नहीं थे उनसे। तो वो एशिया कप से पहले शायद ट्राई नेशन सीरीज में पिछले साल उनसे बॉलिंग कराई, वो चल गई, तो जी थोड़ी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी बॉलिंग कर लेगा। आपने उसका विजन रखा था कि ये कोई नेक्स्ट सही नंबर हमें मिल गया, बहुत क्लासी बैट्समैन है, और एंडेड आप उसने रोल आपने उसका क्या डिफाइन किया कि जी थोड़ी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी बॉलिंग कर लेगा। ओपनिंग आपकी बैकबोन होती है। हर टीम ने तगड़े ओपनर रखे होते हैं कि वो आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट देंगे। जब आप ओपनिंग में लायबिलिटी लेके चल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि यहीं से आप तय हो जाता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सही नहीं थी। अमर, बाबर आजम की बात करें तो उनके आउट होने पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो आदिल रशीद के दबाव में आ गए। क्या हमारे जो बड़े बैटर्स हैं, अब मैं बड़े बैटर्स कह रहा हूँ, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये स्पिनर्स के खिलाफ खेलना भूल गए हैं या सिर्फ फास्ट बॉलर्स को या फेस कर सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि इसमें मैं बाबर आजम को नहीं इतना ब्लेम दूंगा, मैं आपकी सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम दूंगा। प्लेयर खुद को तो नहीं सिलेक्ट करता ना कि बाबर आजम कहेंगे जी आज से मैं खुद को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेइंग इलेवन में भी और स्क्वाड में भी। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए बाबर अपने बहुत अच्छे वक्त में भी स्पिनर पे इतने इफेक्टिव नहीं थे, यानी वो आउट नहीं होते थे, लेकिन ये कि स्ट्राइक रेट उनका ज़ाहिर, बस वो स्पिनर के खिलाफ क्यों हम कहते हैं ना, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहिए हम क्यों कहते हैं। स्पिनर के खिलाफ 2 से 3 शॉट्स होती हैं आपकी, जो कि आपको, इसको हम क्रिकेट में रिलीज शॉट कहते हैं, जो आपको काम आती है। एक आपका स्वीप शॉट होता है, एक आपको बहुत ही अच्छा अगर कट शॉट हो, तीसरा कदमों का इस्तेमाल होता है, एक यूज ऑफ योर फीट। वो तीनों हमें बहुत कम नजर आते हैं, तो इसी वजह से वो स्पिनर पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। और जो पेस वाली बात है ना, 100% सही बात है, पेस पे अच्छा खेलते लेकिन थे, अब नहीं खेलते। अब थोड़ी बहुत भी उनको गेंद आपने देखा हो, अगर रिसेंट उनकी अक्रॉस द फॉर्मेट बैटिंग देखें, थोड़ा सा बॉल स्विंग हो, एक्स्ट्रा बाउंस हो, तो वो पेस पे भी स्ट्रगल करते हैं। उनके स्टैट्स, नंबर एंड डेटा भी आपको ये बता देंगे। तो मेरा ख्याल है इज अ वेरी गुड प्लेयर, वंडरफुल प्लेयर, बट स्ट्रगलिंग। मैं बाबर को हमेशा कहता हूँ यू आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अभी थोड़ा नीचे आ गए हो, लेकिन प्लीज फोकस ऑन योर बेस्ट फॉर्मेट्स विच इज ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। आप यकीन माने दुनिया के जो टॉप के बैट्समैन हैं जो रूट भी नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया ने भी सिलेक्ट नहीं किया था इनिशियली स्टीव स्मिथ को, आपके सामने विलियमसन भी न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं, विराट को चलो रिटायर हो गए, दे आर नॉट इन द T20 सेटअप बट स्टिल दे आर ग्रेट। तो अगर आप T20 में नहीं भी खेलोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपकी ग्रेटनेस में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट है। सही। अच्छा, फ़खर जमान जैसे जारे मिजाज जो खिलाड़ी हैं उनको 5वें नंबर पर भेजा, कप्तान आगा को ऊपर के नंबर पर आना क्या जाहिर कर रहा है कि टीम कोच को किस हद तक जिम्मेदार आप समझ रहे हैं? मेरा ख्याल ये कि फखर जमान को, उनको आप अगर उनको एक एग्रेसिव रोल देना चाहते थे तो T20 में कहा यह जाता है कि ओपनर्स के अलावा ना नंबर फिक्स नहीं होने चाहिए, वो आप सूरत हाल के हिसाब से अपने बैटिंग ऑर्डर को भेजते हैं। तो इसमें कोई मजायके की बात नहीं थी। सलमान अली, बल्कि मैं बाबर की जगह पे कह सकता हूँ, आपने जहाँ बाबर को भेजा ना जी, तो वहां पर आप फखर जमान को भेज सकते थे। देखिए T20 में अगर तेज 25 भी करते ना तेज, तो वो अच्छे रन इसलिए माने जाते हैं कि आप मोमेंटम बना लेते हो, तो मोमेंटम आपका बने रहना चाहिए। फखर जमान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। देखिए यार तुम्हें कहूँ ना कि बहुत शोर अफाक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन
आपके पास से फखर की जगह नहीं बन रही, तो बात समझ आती है। जहाँ इतना कमजोर मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पे बिल्कुल आपकी यहाँ स्ट्रगलिंग मोड में, तो वहां तो फखर का बाहर बैठना पहले मैचेस में भी मेरे लिए समझ से बाहर है। अच्छा, पर हैरी ब्रूक की अगर हम बात करें तो मुश्किल मैच में बड़ा बेहतरीन उन्होंने खेल जो है वो पेश किया। हमारे स्ट्रक्चर में, स्क्वाड में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो किसी बुरे वक्त में मसीहा साबित हो जाए और बड़ा निडर होकर क्रिकेट खेले? हमारे स्क्वाड में एक ही प्लेयर आपको नजर आ रहा है जो फरहान है, साइफुद्दीन फरहान। उसके पीछे भी रीजन है। देखें, जब तक आप प्लेयर जो है रील्स पे सिलेक्ट करेंगे, आपने ख्वाजा नाफे को कैसे सिलेक्ट किया? उसने तो डोमेस्टिक नहीं खेली, 20 मैच नहीं है उसके डोमेस्टिक के। ये क्रिकेट है, कोई आप कंप्यूटर पे गेम थोड़ी खेल रहे हैं कि उधर से जी बड़ी अच्छी नो लुक शॉट मारता है, ओहो ऐसा क्या बात है जी, हमने को रजनीकांत निकाल लिया जी क्रिकेट में, तो आउट ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो वो आपने देख लिया, साइम भी नो लुक मारता था क्योंकि अभी कमजोर था ना, डोमेस्टिक नहीं खेली। फरहान, अच्छा नाफे विकेट कीपर ही नहीं, जबरदस्ती ग्लव्स पहना दिए, ठीक है ना, वो जैसे बचपन में जबरदस्ती हमारी अम्मी कंघी बनाती थी हमारा हेयर स्टाइल, तो ऐसे आपने उसको जो है वो विकेट कीपर बना के भेज दिया है नाफे को। विकेट कीपर था उस्मान, ठीक है, उसने विकेट कीपिंग क्यों नहीं कराई बंदा पूछे। इसी तरह से फरहान एक ऐसा प्लेयर था, उसने 5 साल डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। टैलेंट और स्किल में फर्क है, टैलेंट बहुत सारों में होता है लेकिन स्किल का फर्क होता है। स्किलफुल जब तक नहीं है तो टैलेंट किसी काम का नहीं है, तो स्किल बनाना पड़ता है। और फरहान स्किल बनाकर 5 साल पागलों की तरह रन किया उसने, खिड़की तोड़ एंट्री किया पाकिस्तान की क्रिकेट में। उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो अकेला आपको लेके चलता रहा पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो हैरी ब्रूक की बात की, देखिए हैरी ब्रूक एक सिस्टम से आया है, उसको उन्होंने टिकटॉक से नहीं उठा लिया कि जी रमजान टूर्नामेंट में जी टिकटॉक बड़ी वायरल है, क्या बात है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल, जो सिलेक्शन कमेटी है उसे भी देखना चाहिए कि इसका मयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, पैमाना क्या होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने किसी को रील्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते देख लिया तो आप उसको ऐसे नहीं खिला सकते। आपने देखना है कि उसका रिकॉर्ड क्या है, कितने उसने टेस्ट खेले हैं और कितनी उसने जनाब और डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। बहुत शुक्रिया अमर आपके वक्त। और उज़ैर, साबित हो गया कि दुआओं के साथ साथ ना मेहनत भी बहुत ज़रूरी थी। हम दुआएं तो कर रहे हैं लेकिन अब टीम मेहनत ही नहीं कर रही है, तो कैसे दुआएं रंग लेकर आएंगी। आगे बढ़ते नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कतर पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा साबित हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और अपने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से अलग अलग मुलाकातें की। और इन मुलाकातों की ख़ास बात ये थी कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे। इन मुलाकातों में जहां तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई पर बात हुई, वहीं गजा की सूरत हाल और खलीज की सलामती जैसे अहम इलाकाई मसाइल भी ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। सिर्फ यही नहीं, दिफाई शोबे में भी अहम पेशरफ्त हुई है और वज़ीर आज़म ने कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई उमूर शेख साउद से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और कशीदगी में कमी के लिए इज्तमाई कोशिशों पर जोर दिया। और नाज़रीन, मुआशी महाज पर भी अच्छी खबरें हैं। कतर के अमीर ने पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक ले जाने के आज़म का इयादा किया है और इसके अलावा दोनों ममालिक के हुकाम पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की है, जहां बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को आसान बनाने और कारोबारी अफराद के दरमियान बराह रास्त राब्ते बढ़ाने के लिए खुसूसी कोशिशों का फैसला भी किया गया है। और इस दौरे की बात ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे शेख तमीम बिन हमद सानी ने बखुशी कबूल कर लिया। यकीनन ये दौरा पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की बरामद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल साबित होगा। तो बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं सिफारती मैदान से जनाब, सिफारती महाज से भी, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी ब्रेक शामिल करते हैं और आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान। देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद। आपका और हमारा साथ रहेगा रमज़ान के इस महीने में। और अब चूंकि इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है तो आप सबके किचन में से खुशबुएं आ रही होंगी जो कि आपके दिल को भा रही होंगी। तो हम भी अपने इस किचन की शान बढ़ाते हैं और बुलाते हैं शेफ़ अनम शेख को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं? मेरे रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, गर्मी सी हल्की हल्की सी होना। हाँ, बड़ा मॉडरेट सा मौसम है, ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है, लेकिन सबके अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप आज क्या बना रही हैं? आज की रेसिपी जो है प्योरली आप कह लें कि आप इसको सहर में एंजॉय कर सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अफ्तार टाइम में।
वो लोग जो डायरेक्टली डिनर करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। तो आज एक तरह से हम जन्नत की एक ख्वाहिश भी पूरी करने जा रहे हैं कि बेसिकली आज हम सबरोसों के सीख कबाब के साथ बनाएंगे मसाले वाले कबाब, और आज इतने दिन बाद हम अपनी एक रेसिपी में टमेटोज ऐड करेंगे जो कि बेसिकली रेड ग्रेवी अच्छा, के आज साथ। मेरे कहे बिना आप टमाटर ऐड कर रही हैं। जी। वैसे मैं कहती हूँ प्लीज थोड़े से टमाटर आप ऐड करें, लेकिन आई एम सो हैप्पी, हाँ। वेरी वेरी हैप्पी। बिल्कुल। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल और आसान और जल्दी से बनने वाली है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि सबरोसों ने हमारी ज़िंदगी को कर दिया है बहुत आसान। तो यहाँ से ले लेते हैं अपना पैन, और पैन को लेकर हम करते हैं इसको हीट, और हीट करने के लिए आप ज़रा वही वाला काम आग लगाने का। यस, लगाएं बिल्कुल। एंड देन हम लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। आप डालडा डालडा cooking घी oil। भी डाल सकते हैं इसके अंदर, डालडा घी का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जब आप मसाले वाले कबाब बना रहे हैं। खासतौर पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी खानों में बिल्कुल थोड़ा सा और डालें बस। पाकिस्तानी खानों में घी का एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है जब आप पाकिस्तानी खाने बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको घी नहीं पसंद होता, तो वो स्किप करके जो है उसको ऑयल में भी बना सकते हैं हम। और डालडा का ऑयल आप बिल्कुल। इस्तेमाल करें, क्योंकि जहां मांग था वही वहाँ डालडा। बिल्कुल। और इसके अंदर जो है सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें जो हैं इसमें ब्लेंडेड फॉर्म में जाएंगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी चिपकी सी होती है कबाबों के साथ। तो आपको अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप बेशक जो है टमाटर और प्याज की क्वांटिटी को जो है बढ़ा दें। इस वक्त हम इसमें यूज़ करें 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं जिसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया। सेम गोज़ विद टमेटोज़। हमने टमेटोज़ को लेकर तकरीबन 2 से 3 टमेटोज़ हैं, उसको पानी डाल के अच्छी तरीके से उसकी पेस्ट बना ली है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। और इसमें जाएगा योगर्ट, लेमन जूस जाएगा, और स्पाइसेस में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़े से साबुत गरम मसाले, इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, साथ में सूखा धनिया जाएगा, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और रेगुलर मिर्चें जाएंगी, अदरक लहसुन पेस्ट है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें। अब हम इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि हम सबसे प्याज पहले डालेंगे। बिल्कुल प्याज डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये एलिमेंट कि जब आपने ख़ास तौर पे ब्लेंडेड प्याज डालना है ना, तो उसकी इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये ये इसको आप गोल्डन करेंगे, ब्राउन करेंगे? हाँ, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि जो है ये अच्छा सा वो हो जाए। जब ये प्याज गोल्डन हो जाएगा तब हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। तो हमारे प्याज रेडी हो गए, तकरीबन मेरे ख्याल में ब्राउन हो गए हल्के। हाँ जी, बिल्कुल। बस जितनी देर में ये थोड़े से और हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पिंक सॉल्ट। आप रेगुलर वाइट सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया। आप सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और सूखा धनिया डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, उसके साथ लाल मिर्च पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बहुत कम, बिल्कुल लेस स्पाइसी हम रखेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना भी इसमें स्पाइस ऐड करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर। ये भी ऑप्शनल है? हाँ, ये ऑप्शनल है, प्योरली ऑप्शनल है। अच्छा, इसको करके हल्का सा सौते कि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। और साथ में अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, कुछ लोगों को ना जिंजर गार्लिक बिल्कुल पसंद नहीं होता। अच्छा, वो उसके हमेशा बगैर शिकायत करते हैं कि यार ये हाँ, मत डाला करें इसके उसके बगैर पाकिस्तानी खाना जो है ना जिंजर गार्लिक Incomplete पेस्ट के अलावा वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। तो इसको जो अंदर। है काफी लोग शिकायत करते हैं कि मैंने काफी लोग सुने हैं जिंजर गार्लिक, हालांकि बहुत फायदेमंद बहुत है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अदरक तो बहुत फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। हाँ, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका 1-8 मिनट इसको कुक करेंगे और इसका कच्चापन जैसे ही खत्म हो जाएगा मसाले का, टमाटर डालेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर डालकर अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। ये चलेगा इसमें टमाटर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट। 1 कप योगर्ट ऐड करेंगे और अब हम इस मसाले को पकने देंगे
अच्छे कितने तरीके टाइम के से लिए? तकरीबन हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल डन हो जाए। और उसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर बिल्कुल ऐड करेंगे सबरोसो के सीख कबाब। वाह वाह वाह। चिकन सीख कबाब हम इसमें ऐड करेंगे। हम सबरोसो की बात करें तो इनके पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरी, गोला कबाब, सीख कबाब। बिल्कुल तो बहुत से लोगों के लिए ना आसानी ही कर दी है सबरोसो ने। बिल्कुल। अब हम इसे करेंगे कवर और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जो है हम इसको पकने देंगे। और या फिर ज़्यादा भी टाइम हो सकता है अनटिल अनलेस जब तक हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनाई की शक्ल में ना आ जाए। तो हमारी ग्रेवी बन रही है, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में हम आपको वेलकम कहते हैं। ग्रेवी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बिल्कुल मैंने स्टोव बंद कर दिया था क्योंकि ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इसको अब जो है जब तक आप मुझे सबरोसो के सीख कबाब देंगी तब तक जो है मैं इसकी अच्छी तरीके से थोड़ी और बुनाई कर लूँगी। और इसके अंदर अब हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मेंशन मिर्च। होती है आपने किसको कितनी देर बनाना है। बिल्कुल। और इनको फ्राई तो नहीं करेंगे पहले? नहीं, इनको बिल्कुल भी। तो सबरोसो के सीख कबाब हम इसमें ऐड करते हैं। बाद सारे में डाल दूं? स्प्लैशेस हो रहे हैं तो मैं अपनी होस्ट को बचाते हुए बहुत ध्यान से हम इसके अंदर सबरोसो के सीख कबाब ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालेंगे। सेम बात है कि अगर आप इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस जो कि इसके अंदर थोड़ा सा खटास का एलिमेंट लेके आएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से, अगर आप मुझे दिखाएं, अच्छी तरीके से इसको स्टर करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दम लगा देंगे। और तब तक इसको 5 मिनट तक दम आंच में रहने देंगे। उसके बाद हमारी डिश रेडी है। बिल्कुल रेडी है। और हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया फटाफट बन गई और है। हरी मिर्चों के साथ। बिल्कुल। और इसको अब कर देते हैं हल्की सी दम वाली आंच पे ताकि जो है कबाब अच्छी तरीके से अंदर से टेंडर हो जाए। और मीनवाइल हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबरोसो के जो सीख कबाब हैं वो रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अनम ड्रिंक में क्या है? ड्रिंक में आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करशी जामे शीरी लेमन सोडा बनाने जा रहे हैं, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्कंजरीन टाइप का हम एक ड्रिंक बनाएंगे। और ये बड़ा ही मज़ेदार और प्लस रिफ्रेशिंग है। ख़ासतौर पे अफ्तार टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप और अगर हम करशी जामे शीरी की बात करें बिल्कुल। तो 100% आवाम एतमाद करती है। करशी जामे शीरी एक बड़ा और बड़ा ही अच्छा ब्रांड है। और अगर हम इज्जा की बात करें तो तमाम इज्जा खालिस है इसके अंदर। बिल्कुल। तो मैं ले आती हूँ करशी जामे शीरी अनम के लिए ताकि वो अच्छी सी और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाए। बिल्कुल। तो अनम पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है जी इम्पॉर्टेंट, इसमें जाएगा करशी का जामे शीरी। और जितना दिल करे उतना डालें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। इसकी मिठास सबको बहुत अच्छा लगता है। जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, क्योंकि हम इसको थोड़ा स्कंजबीन टाइप का टच दे रहे हैं। और साथ में इसमें जाएंगे थोड़े से तुख्म मलंगा जिसे कहा बेसल जाता है, सीड्स। बेसल सीड। इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और इसको फिर आप इंजॉय और करें। फटाफट हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है। बिल्कुल। और ऊपर जो है लेमन स्लाइसेस लगाए। हमने बेसिकली चिल्ड वाटर यूज़ किया है। अगर आपको जो है वो आइस क्यूब्स पसंद है तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, या ठंडा पानी डायरेक्टली वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे से जो है हमारे बेसल सीड्स मिक्स हो अगर रहे हम हैं। जामे शीरी की बात करें, करशी जामे शीरी की बात करें तो आप किसी से बात करें ना, बचपन की यादें वाबस्ता हैं। बिल्कुल। बचपन में जो रमज़ान होता था वो करशी जामे शीरी के बिना अधूरा होता था। और आज इतने सालों के बाद भी हम यही कहते हैं कि जो रमज़ान है वो करशी जामे शीरी के बिना अधूरा है। बिल्कुल। अगर आप तो भाई हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है और लेमन ने इस ग्लास के लिए, इस ग्लास पर 4 चांद लगा 4 दिए। चांद लग गए हैं और इसको रख तो देते ड्रिंक हैं हमारी इधर। फटाफट रेडी हो गई है। और यहाँ से हम अपना प्लेटर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो है वो मसाले वाले कबाब जो कि हमने सीख कबाब, सबरोसो के चिकन सीख कबाब आज रेडी किए थे वो भी रेडी हो गए हैं। इसको डिश आउट इसकी करते भी हैं। प्लेटिंग करते हैं हम। बिल्कुल। और इसको लास्ट एक अच्छा सा जरा स्टर दे देते हैं। और ये हमारे बड़े ही अच्छे से मसाले वाले कबाब हो गए रेडी। थोड़े सा जो है हम इसके अंदर डालेंगे। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग तो नहीं महसूस कर पा रहे होंगे, मैं तो महसूस कर रही हूँ। तो मैंने कहा बता दूं आप सबको, क्योंकि बिल्कुल। अनम और का खाना तो लाजवाब, you, बेहतरीन, thank you। टेस्टी। और इसमें हम थोड़े से जो है लेमन स्लाइसेस भी ऐड करेंगे। उसका बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। लेमन है ना, वो बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप हाँ, करता है हर बिल्कुल। चीज़ में। थोड़ा सा लेमन रह गया है और लेमन हेल्दी भी बहुत होता है आप बिल्कुल की सेहत के और लिए। इसको करेंगे अब हम अपने प्लेटर में
डिश आउट डिश करेंगे। आउट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मर्ज़ी आपकी अपनी पर्सनल है, आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आपने रोटी या पराठे के साथ खाने हैं तो आप उसको थोड़ा ड्राई फॉर्म में कर लें, लेकिन अगर आपने राइस के साथ खाने हैं तो आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रखें। इस तरीके से हम इसको डिश आउट ऐड कर करेंगे देंगे। मेरा ख्याल है एक और आ जाएगा इस साइड पे। और ग्रेवी थोड़ी ऐड कर लें। हाँ जी, और ये आके इसकी ग्रेवी और थोड़ा सा जो है ऑयल, क्योंकि पता तो चले ना हमने पाकिस्तानी खाना बनाया है। और इसको करेंगे अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से गार्निश। धनिया डालेंगे और हम इसमें डालेंगे जाएगी ग्रीन चिली। थोड़े से लेमन And lemon. स्लाइसेस जाएंगे इसके अंदर। और ये हमारी आज की जो रेसिपी है ये हो गई है रेडी। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि खूबसूरत लगे और आप खूबसूरती में इजाफा हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि और आप सफाई इसके निस्फ साथ ईमान है। बिल्कुल सबरोसों के जो पराठे हैं उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, सहर और अफ्तार में, दोनों में। तो ये आज तो की डिश रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और प्लेटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। आपने बहुत अच्छा गार्निश किया है। तो दोनों हमारी डिशेस लाइक हमारे ड्रिंक और हमारी डिश तैयार है। हाँ जी, तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो कि थे सबरोसों के चिकन सीख कबाब के साथ, आज हमने मसाले वाले कबाब रेडी किए थे, और कशी जाम शीरी का आज हमने लेमन सोडा बनाया था। तो दोनों रेसिपीज़ आज की हमारी रेडी हो चुकी हैं। और हमेशा की तरह देखने वालों को पसंद आई होगी। मुझे जन्नत जमशेद और अनम शेख को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर जनीवा में होने जा रहा है और इससे पहले स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने ये दावा किया कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ताकत के ज़रिए अमन के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ तेहरान भी पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मुजाहिदीन खल्क नामी तंजीम ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के घर पर हमले के भी दावे किए हैं, जिसकी ईरानी हुकूमत ने तरदीद की है कि ऐसी कार्रवाइयाँ ईरान को कमज़ोर करने की बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं और कल के मुज़ाकरात अमन की नवीद लाएंगे या ताकत के जरिए अमन की अमरीकी हिकमत अमली दुनिया को एक नई जंग में धकेलेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सदाए रमज़ान में खुश आमदीद। कल एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान और अमरीका आमने सामने बैठने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ईरान न मज़ीद अमरीकी हमलों से बचने के लिए कोई बड़ा समझौता कर सकता है? क्या ईरान अमरीका को सरमायाकारी की दावत इसीलिए दे रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर फॉर हैविंग मी। देखिए, ईरान जो है इस वक्त तो दोनों जो साइड्स हैं वो अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही हैं जी, अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही हैं। ईरान भी एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। उधर आपने बेरी बेड़ा वगैरह जो अमेरिकन फोर्सेज है वहां पे पहुंच गए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर आपको विटकॉफ का भी कुछ दिन पहले का इंटरव्यू याद है तो प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये ईरान जो है ये पॉलिसी कैप्चुलेशन क्यों नहीं कर रहा, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, इतनी कोरियन और इतनी हमारी फौजें हमने यहाँ पे आके लगाई हैं। तो ये इसका मतलब है कि दे हैव सम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। दूसरा, ये ऑलरेडी जी मुख्तलिफ किस्म के जावियों से प्रेशर डाल रहा है। वो प्रेशर तो सामने उसने न्यूक्लियर रखा हुआ, लेकिन साथ साथ जब मिसाइल की रेंज की बात करते हैं तो कहता है जी अमेरिका और वेस्ट भी इसमें उसके निशाने पर आ सकता है, ताकि वो अगर इसको मिसाइल प्रोग्राम की तरफ भी अगर ले जाना चाहते हैं, जितनी मैक्सिमम पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान से वो चाहता है, वो एक ऐसी डील करना चाहता है जो पूरे आने वाले वक्त के लिए ये कहलाया जाए कि लुक कि ट्रंप ने कितनी बड़ी डील की और उसने विदाउट फाइटिंग ईरान की पॉलिसी कैप्चुलेशन का लिए ईरान को रिड्यूस किया। तो वो उस तरह की देख रहा है। ईरान ऑफ कोर्स उज़ैर कोशिश करेगा कि इसको प्रोलॉन्ग करे बातचीत को, इसको आगे लेकर जाए और अपने हाथ तो बाजू और कभी भी काट के नहीं देगा। जो हमें इतलात वहां से मिल रही हैं, जो ईरानियन सीनियर लीडरशिप है, दोनों आइडियोलॉजिकल लीडरशिप प्लस उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, they have decided कि यार अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें if we have to go down, we will go down fighting, तो then they will also create some kind of a cost और end क्या होगा? Chaos in the region, which is extremely dangerous.
तो आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। फिर जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है, उसको तो कोई भी एनालिस्ट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता जी। वो जो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अपने जहन में रख लेते हैं और उस पर अमल जरूर करते हैं। अभी आज सही। जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाइंस किया उन्होंने, वो आपके सामने है और आज उसका जिक्र भी किया है। जो आज का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, इमिग्रेशन उनका जो बेसिक इश्यूज थे या जो भी इश्यूज थे, उस पे भी उन्होंने डिवीजन की बात की, डिविसिव वो था। पीपल आर थिंकिंग ये अमेरिकन को जोड़ेगा, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ डिविसिव खिताब। और ईरान के ऊपर तो उन्होंने क्लियर अपनी पोजीशन ले ली है, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द रीजन। अच्छा जाहिद साहब, और अमेरिकी सदर का ये भी कहना है कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। ये प्रोपेगेंडा तो इसराइल की तरफ से पिछले 15-20 साल से किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली नवाज जो पॉलिसीज के ज़ेरे असर और ईरान के खिलाफ जंग का फैसला कर चुके हैं? वहां इस सवाल को तो अब हमें खत्म ही कर देना चाहिए, सॉरी टू से दिस। इस वजह से कि ईरान और अमेरिका और इजराइल एक ही पॉलिसी है जी। कौन सी वो डिफरेंट पॉलिसीज हैं? अब अगर बोर्ड ऑफ पीस पे इजराइल हो सकता है और फलस्तीन नहीं है इजराइल, तो इसको तो मेरे ख्याल में हमें एक वो दीवाने का वो ख्वाब सही है। बट एनीवेज, प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन इज एन अनऑर्थोडॉक्स इंडिविजुअल। वो अमेरिका की जो पॉलिसीज है उससे हट के भी कुछ कर सकते और इजराइल को भी सरप्राइज दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सरप्राइज नहीं दे सकते। मेरी नजर में इनका टेस्ट केस बोर्ड ऑफ पीस है। अगर वो फलस्तीन के मसले को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं, उसके एंड स्टेट की तरफ, तो फिर तो हमें अंदाजा होगा कि सिंसियरिटी लॉयल्टी के साथ लगे, वरना इजरायली पॉलिसीज का परसूट हो रहा है और ये फिर पूरे रीजन की एनवायरनमेंट चेंज करेगा। इसका इम्पैक्ट हम पे तो आएगा ही आएगा ईरान के अंदर, लेकिन जो अरब वर्ल्ड है वो भी कॉन्शियस हो जाएंगे। देखिए ना, ईरान का रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा? ईरान का रिस्पॉन्स उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे जाएगा जो रीजन में मौजूद है। वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे इनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। अगर ईरान के अंदर वो सिविल टारगेट्स लेते हैं, खुदा न खास्ता जंग होती है और सिविल टारगेट लेते हैं, तो ये फिर इनकी जो एम्बेसीज हैं या मुख्तलिफ जो अमेरिकन सिविल इंटरेस्ट है इस रीजन में, उन्हीं को टारगेट करेंगे। अमेरिका वाशिंगटन तो अब ये यहाँ से मिसाइल नहीं भेजना शुरू कर देंगे। फिर सेकेंडली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इराक का एक्सपीरियंस है उजैर एंड माम, बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो आज तक वहां पर नहीं मिले। और फिर जहां पर भी अमेरिका ने डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास जंग किया है, वहां हमने डेमोक्रेसी को तो बहाल होते नहीं देखा। क्यास अलबत्ता अपने अरूज पर रहा है। अफगानिस्तान एंड इराक आर केस इन पॉइंट आपके सामने। अच्छा जाहिद साहब, अब्बास इराक़ची का ये कहना है कि वो पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, तो क्या ट्रंप के होते हुए ईरान के लिए पुरअमन टेक्नोलॉजी, जो कि वो कहते हैं कि हमारी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिसिटी में और बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्या उसकी इजाज़त देगा ईरान को अमरीका? पुरअमन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन अब भी मेज़ पर मौजूद है ईरान के लिए? आई डोंट थिंक सो। वो किसी किस्म की भी सीरियस आईएई की इंस्पेक्शन के नीचे लाया जा सकता है और दैट इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन कि आप थर्ड पार्टी मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश। डायरेक्ट मैकेनिज्म तो देखिए ना, अभी टॉक्स भी इनडायरेक्ट इसलिए हो रही हैं, वो इतने देर फार अपार्ट के वो आमने सामने टॉक्स होंगी तो ये इमीडिएटली फेल हो जाएंगी। तो वो थोड़ा सा कुशंस रखना चाहते हैं। अब इस तरह की डील के अंदर भी आपको मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने होते हैं। जब पाकिस्तान और अभी तालिबान के भी इवन हो रहे थे मुज़ाकरात दोहा के अंदर, तो काफी चीजें सोल्यूशन के नजदीक थी और मैकेनिज्म्स डिस्कस हो रहे थे। बट एनीवेज, उसमें तो स्पॉयलर्स थे। यहाँ पे भी जो बेस्ट मैकेनिज्म्स हैं, वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनको बीच में लाया जा सकता है और उनकी वॉच के नीचे कुछ इजाजत ईरान को दी भी जा सकती है 100% से। वो मैकेनिज्म इतने सख्त बनाए जा सकते हैं कि जिसमें वो प्रोटेक्शन हो सके। लेकिन ये तब होगा जब दोनों तरफ विल होगी टू सॉल्व द इश्यूज। अगर दोनों तरफ विल नहीं है टू रिजॉल्व द इश्यूज, तो फिर हम वी हैव सीरियस डिफरेंसेस और फिर फ्रिक्शन की तरफ ही हम जाएंगे। दोनों तरफ विल होनी चाहिए कि हम इसको रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ताल्लुक है या इवन जो सिविल न्यूक्लियर यूज भी इसलिए रखना चाहता है कि एक अपनी ऑप्शन कौन अपने हाथ बाजू काट के आपके हवाले कर देगा जी? कोई भी अपनी क्योंकि रीजन में उन्होंने लर्न किया हुआ है। आप शाम की, लेबनान की, इराक की, इनकी कंडीशंस देखी हुई है ईरान और ईरानियन सोसाइटी ऐसी थी कि वो एकदम स्कम कर जाए या वो ब्रेक डाउन हो जाए, दे विल नॉट गो दैट इजीली, इतना नीचे नहीं जाएंगे और कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल जाहिद साहब, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि दोनों तरफ से विल होनी चाहिए। और इन केस अगर जिनेवा में सिफारतकारी नाकाम होती है, तो क्या ट्रंप की ताकत के जरिए अमन की हिकमत अमली का अगला हदफ ईरान की बाकायदा हुकूमत की तब्दीली हो सकता है?
जी बिल्कुल, वो उसका इशारा भी कर रहे हैं, ये जो भी आज भी आप इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, ये उस तरफ भी एक इशारा है, बट ईरानियन सोसाइटी इज नॉट दैट, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। सही। ये वेनेजुएला तो है नहीं, यू विल टेक आउट और अगली लीडरशिप आ जाएगी। 30 मिलियन के करीब तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 20 मिलियन के करीब तो ऑलमोस्ट ये जो इनके आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, मतलब है जो जी। लोग हैं उससे वाबस्ता है। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, दिस इज नॉट दैट ऑर्डिनरी सोसाइटी। इतना इजी नहीं है कि आप रजीम चेंज को इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे अपोजिशन आपकी तैयार बैठी होगी। ठीक है, शाह ईरान के बेटे एक फिगर सामने लाने की कोशिश की गई, सामने हैं भी, बट ईरानियन कॉन्टेक्स्ट द एनवायरनमेंट इज नॉट दैट इजी कि आप एकदम रजीम चेंज, वो पूरे रजीम को टेक आउट तो कर सकते हैं। अभी भी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया जिस तरीके से ईरान के अंदर, और बड़ी प्रिसाइज और प्रिसीजन के साथ उन्होंने टारगेट किया इजराइल ने। बहुत से मुल्कों ने उनको कोऑपरेट भी किया, उनके इंग्रेस भी थी, फिर इंडिया जैसे मुल्कों ने उनको सपोर्ट भी किया, उनके लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे। तो इस तरह की चीज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पर तैयार हैं। ये इतना इजीली नहीं है कि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट वे ऑफ डेमोक्रेसी या डिफरेंट वे ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाए। जाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में मरकज़ निगाह जो हैं वो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, उनको अमेरिका की जानिब से धमकियां भी दी जाती हैं और इसलिए फिर वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। सर, बरतानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि मुजाहिदीन खल्क नामी एक तंजीम है, उसने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की रिहाइशगाह पर हमला किया, जिसमें कोई 100 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए या ज़ख्मी हुए। क्या आप समझते हैं कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत है? इतना बड़ा हमला मुमकिन है? ईरान के सिक्योरिटी इदारे क्या अब वाकई इतने बेखबर या कमज़ोर हैं? देखिए, ईरान के अंदर इस वक्त एक सिचुएशन है, वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर से टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही कि वहां पे एक्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। तो इस सिचुएशन में क्यास को और हवा दी जाती है जी, क्योंकि क्यास ही एक ऐसी चीज है जो फ्यूल करता है इस एनवायरनमेंट को और डिटेरिएट होने का, और जितनी ये सिचुएशन डिटेरिएट होगी, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जो चांसेस है वो और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जहां पे न्यूक्लियर की बात की थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की थी, प्रॉक्सीज की बात की थी, वहां पे चौथी बात उन्होंने की थी कि अगर अपने लोगों पर ये गोलियां चलाएंगे तो फिर भी मैं कासस बलाए उनको मिलेगा, रीजन फॉर द वॉर, कि मैं फिर वॉर करूंगा ईरान के ऊपर मुसल्लत होगा। तो अभी भी अगर इस तरह का क्यास के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो दैट कैन आल्सो गिव अ रीजन। और फिर बाकी दुनिया आप देखिएगा वो कहेंगे जी ये तो अब उनके इंटरनल मामलात है, उन्होंने लोगों को मारा है, इस वजह से ये हो रहा है, वो उसको भी जस्टिफाई करना उनके साथ ही मिल जाएंगे। इधर हो सकता है अभी जैसे वेस्ट अपोजिशन करता है, हमने सुना है उसको अमेरिका के खिलाफ बोलते, जहां पे अपने उसका इंटरेस्ट आई मीन क्लैश में आता है तो वो क्रिटिक भी करते हैं, लेकिन जब ईरान के इस तरह का कॉन्टेस्ट होगा तो मैं फिर सारी दुनिया को खामोशी की तरफ देखूंगा। और अनफॉर्चुनेटली अरब वर्ल्ड या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अब इतनी अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको रेजिस्ट करेगा अमेरिकन एप्लीकेशन को। देन वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन मिडल ईस्ट। जाहिद साहब, एक और चीज़ है जिसका क्रेडिट हर बार ही अमेरिकी सदर लेते हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाक हिंद एटमी जंग जो है वो रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिकी सदर का बार बार हवाले देना भारत के जारहाना अज़ाइम को बढ़ावा दे सकता है? भारत इसराइल डील आपकी नज़र में खित्ते की सिक्योरिटी पर क्या असरात छोड़ सकती है? देखिए, भारत और इजराइल की जो डील है वो बिल्कुल पाकिस्तान स्पेसिफिक भी हो सकती है नवे कि भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है जी। ऑपरेशन 2.0 संदूर उसका जारी है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और अभी जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सिचुएशन है, दिस इज इनडायरेक्टली इट इज इंडियन एप्लीकेशन, और काफी बड़ी परसेंटेज है इंडियन एप्लीकेशन की। तो वो इजराइल के साथ, और फिर इजराइल को जितना पलूट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने किया है, इतना तो इजराइल खुद अपनी ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन पे नहीं हुआ जी। हर वक्त उसको डरा के हमारे एटम बॉम्ब को भी, या जो एटमी सलाहियत है इसको भी इस्लामिक बॉम्ब का नाम कभी दे दिया जाता था, कभी ये इस्लामिक बॉम्ब है जी, ताकि इसको जोड़ा जाए ऐसी चीजों के साथ। इट इज प्योरली पाकिस्तान का डिफेंसिव सिस्टम है, पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए और किसी मुल्क के लिए नहीं है, चाहे हमारी जितनी मर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए। तो अफगान और इजराइल जो है, ये इस वक्त जो जूइश जायनिज्म है और हिंदू जायनिज्म, इन दोनों ने इस वर्ल्ड को डिसऑर्डर में ले गए हैं जी। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। वहां पे 90,000 लोग, और इधर इंडियन जो अपनी अकलियतों के साथ कश्मीर में जो किया, अभी जो बच्चों को मार रहे हैं, अपने 26 लोगों का खून कर दिया इन्होंने रीजन फॉर वॉर करने के लिए।
आपको वो ट्रेन याद होगी जिसको जला दिया इन्होंने खुद, तो ये अपने लोगों के इंसानियत की क्या रिस्पेक्ट है नहीं। तो ये दोनों लिक्विड पार्टी इन इजराइल और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार इन इंडिया, इन दोनों की आप देख लें, इनको स्टडी कर लें, इतनी चीजें की मुशाबत रखती हैं। दिस इज अ डेंजरस प्रपोजिशन और ये एंडेंजर करेगा रीजन की स्टेबिलिटी को, इनका जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है स्पेशली इन डिफेंसिव फील्ड जो है। जाहिद साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, दोबारा ईरान की सूरत हाल को अगर हम डिस्कस करें तो सर, आपको नहीं लगता कि अमेरिका भी किसी ना किसी कश्मकश में मुब्तला, यानी अमेरिका के पास वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है जो उसे ये मालूम हो सके कि इन 7 महीनों में जब से हमने हमला किया और आज तक इस वक्फे में ईरान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है? और चीन भी जॉर्डन की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी जारी कर रहा है कि जनाब यहाँ पर इनके इतने तैयारे खड़े हुए हैं। तो अमेरिका खुद भी कंफ्यूज है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, और इस दौरान सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है बातों के जरिए, और जब वो मालूम हो जाएगा तो तब अमेरिका कोई कदम उठा सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो कंफ्यूजन का तो मुझे इतना मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। आई एम श्योर कि उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें मैंने बताया ना कि इराक की मिसाल हमारे सामने है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं निकला वहां से, और फेलियर्स भी हो सकते हैं। 9/11 भी हमने इसी अमेरिकन इंटेलिजेंस के होते हुए फेलियर भी देखा। 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर हो गया कि इतने जहाज उड़ाए गए, मुख्तलिफ जगहों से उड़े हैं, ट्रेनिंग लोगों ने वहां पे की, वो मौजूद थे पता नहीं कितने अरसे से। वो पाकिस्तान पे तो बड़े दुनिया इल्जाम लगाती है, उसामा बिन लादेन का पता नहीं चला, तो अमेरिका को भी कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या होने। तो इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर हो जाना बहुत खतरनाक है। अमेरिका का नाराज हो जाना बहुत खतरनाक है। अमेरिका की पॉलिसी का गलत हो जाना इम्पैक्ट करता है जी, और इम्पैक्ट करता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए और बड़े रीजन के लिए जी, पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेता है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी chaos जो क्रिएट होता है अमेरिकन कंफ्यूजन की वजह से, इसलिए अमेरिका को बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं खुद भी समझता हूँ कि वो प्रोट्रैक्टेड एक लंबे अरसे के कॉन्फ्लिक्ट से अब अमेरिका भी जरा आई एम श्योर के तंग आ गया होगा, और वो कब तक, आपको याद होगा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा थे फॉर एवर वॉर्स, ये इतनी लंबी जंग हम क्यों रखना चाहते हैं? तो वो आई थिंक ट्रांजिशनल एक चीज में रखना चाहेंगे इसको कुछ अरसे के लिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना प्रोलॉन्ग करना उनके हक में भी नहीं है, और अब अमेरिका के लोग भी इस पॉलिसी से, अमेरिकन वॉर से तंग आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका अपना भी इंटरनल is disturbed। बिल्कुल जाहिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब प्रोलॉन्ग करना अमेरिका के हक में भी बेहतर नहीं होगा। शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से हम सूरत हाल भी देख रहे हैं कि कल दोबारा जी दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का, और हम दुआ गो हैं रमज़ान का महीना के ख़िते में अमन हो, कशीदगी ना ही बढ़े, और जिस तरह से ईरान भी अब खामोश नहीं बैठेगा, अमेरिका भी अपनी तैयारी कर रहा है, पॉलिसी चेंजेस कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम देखते ही हैं, बयानात आते हैं और बयानात आते हैं, बातें करते हैं और फिर बाद में चेंज भी हो जाते हैं। तो वी होप के कल वाला जो दौर शुरू अमरीकी अवाम जो है वो भी अगर सर्वे भी करवाए गए हैं जितने भी, तो वो कुछ जंग के हामी नहीं है, उनमें जो मेजॉरिटी है, लेकिन अवाम की कौन सुनेगा जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर चुके हों कि उन्होंने कोई हमला करना है। अब जिस तरह से ईरान के अंदर जो दोबारा से एहतजाज हंगामे फूट पड़े हैं, उन्हें हवाएं दी जा रही हैं, और फिर आयतुल्लाह खामेनाई के घर पर हमले के हवाले से, सुप्रीम लीडर पर घर के उनके घर पर हमले के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक है। तो देखते हैं कि जनाब कल जिनेवा में क्या होता है जब अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे। इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सदाए रमज़ान। एक बार फिर से आपको सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हम अक्सर गाड़ी का इंजन जब चेक करवाते हैं तो मोबाइल की बैटरी भी देखते हैं, इंजन भी चेक करवाते हैं गाड़ी का, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर खून का वो प्रेशर जो ज़िंदगी की रवानी बरकरार रखता है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो जिस्म का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। और आज पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, मगर अलमिया ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह उनके अंदर सिस्टम चल रहा है, जैसे खामोश कातिल होता है, और उन्हें शायद ये भी आइडिया नहीं होता हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है। और अब तो ये सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं रही है, बल्कि 20-30 साल के नौजवान भी इसकी लपेट में हैं। कभी सर का भारी हो जाना तो कभी सीने में जकड़न, हम इसे मामूली समझकर कोई ना कोई मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन इसकी जो रूट कॉज है उसको हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसी सूरत हाल और साइलेंट किलर के मुकम्मल खात्मे पर बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम कारी अजीज़ुर रहमान साहब, जो हमें बताएंगे कि इस मरज़ से मुस्तकिल जान कैसे छुड़वाई जा सकती है।
हकीम साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें ब्लड प्रेशर के मुतालिक ये बताएं कि एक नॉर्मल शख्स का जो ब्लड प्रेशर है ये कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो पता भी है, लेकिन जिनको नहीं भी पता उन्हें भी बता दें, और इसके कम या ज़्यादा होने के पीछे वजूहात क्या होती है? जी, आपने जैसे वजाहत की कि ये एक खामोश कातिल है और इसके लपेट में आजकल नौजवान भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे तर्ज ज़िंदगी जो है, जो हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी अपनाई हुई, कम नींद लेना, खाना अपने टाइम पे ना खाना और ऐसी ग़ज़ा अपने जिस्म के अंदर डालते रहते हैं जिसका हम समझते हैं कि बस पेट भर जाए हमारा, वो ग़ज़ा की जो है उसकी क्वालिटी चेक ना करना, ये सारी चीज़ें हमारे तर्ज ज़िंदगी के अंदर हैं। आपका ये सवाल है कि ये नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120, 75 या 80 तक जो है ये नॉर्मल है। आगे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ऊपर हो जाए तो उसमें कोई जायका नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आप तिब्बे यूनानी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर को हम फिशारुद्दम के नाम से याद करते हैं। फिशारुद्दम, फिशार में ना तेज़ी, दम में ना खून के अंदर तेज़ी हो जाना। जो तिब्बे यूनानी का इसके अंदर जो उसूल है वो नहायत ही आला और जामे उसूल है, ये एक रीडिंग नहीं है। हमारा जो तिब्बे यूनानी के अंदर, तिब्बे यूनानी का नुक्ता नज़र है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर 4 अखलात हैं। इन 4 अखलात जैसे खून, बलगम, सुफरा और सुदा, जब इनका तवाज़न बिगड़ता है तो फिर ये खून के अंदर फिशारुद्दम होता है। इसी तरह जो लो ब्लड प्रेशर होता है खून की किल्लत की वजह से, ज़ोफ़े कल्ब की वजह से, हमारे मिजाज के अंदर जब कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं कि जिस्म के अंदर बहुत ठंडक आ गई है, जिस तरह कोई चीज़ फ्रीज़र में रख दी जाए तो वो जमना शुरू हो जाती है, इस तरह की जब कैफियत होती है तो मिजाज में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब इस वजूहात से हम कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने तर्ज ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर फरमाया वजअलना नहारा मआशा, दिन जागने के लिए, हमारी मईशत के लिए। सुबह जल्दी उठें, हर बंदे को चाहिए कि कम अज़ कम 30 मिनट लाजमी वो चहलकदमी करे, वर्जिश करे, ताकि खून के अंदर वो जो रवानगी है, जो चीज़ें आपके जिस्म के अंदर इजाफी पड़ी हुई हैं वो आपके चलने से उनके अंदर जो है हरकत आए थोड़ी सी। दूसरी चीज़ ये है, एक नुस्खा हम अपने देखने वालों को मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरा बड़ा नुस्खा इस टाइम वो काफ़ी मुझे लोगों ने कमेंट्स किए, मेरी जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, और मैंने ज़ाती तौर पे भी वो नुस्खा इस्तेमाल किया है। देखें, 2 चीज़ें हैं, फिशारुद्दम, इन हिफाज़ ज़गतुद्दम, हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तबीबों के लिए, डॉक्टरों के लिए ये बड़ा एक बात होती है कि एक वक्त में एक मरीज़ का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, दूसरे वक्त में ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अब इसकी दवाई तजवीज़ करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं जो नुस्खा अपने नादरीन को बताना चाहूँगा, जो मैं बताऊँगा, अल्लाह के फजल से हमने एक नहीं सैकड़ों मरीज़ों पे आजमाया, और अब जब से मेरी ये वीडियो मैंने जो ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर पे बनाई है, ये ट्रेडिंग पे चल रही है, लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए, उनको फ़ायदा भी हुआ। तो हकीम साहब वो नुस्खा क्या है? वो नुस्खा बता जी, वो नुस्खा ये है कि 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें, सबसे पहली है सब्ज़ इलायची। जी, अब सब्ज़ इलायची जो है ये जिस्म से सोडियम का इखराज करती है, पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है, जिस्म से सोडियम का इखराज हो जाता है, और खून की जो शरियाने जिनमें खून चलता है, बाज़ दफ़ा इनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये तंग हो जाती हैं। अब जो छोटी इलायची है ये खून की सफाई भी करती हैं, जिस्म से सोडियम का इखराज भी करती हैं, और जो हमारी वेने हैं, जो हमारी रगें हैं, शरियाने हैं, इनको थोड़ा सा खोलती भी है। छोटी इलायची है उसके अंदर। दूसरी चीज़ है संदल सफ़ेद। जी, सफ़ेद संदल इस टाइम अपनी खुशबू की वजह से, मशहूर कुन खुशबू की वजह से पूरी दुनिया इसको जानती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस्म के अंदर ये खून को साफ भी करती है, और असाबी तनाव जो है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करती है, तवाज़न में करती है। इस तरह तीसरी चीज़ है असरोल, जिसको हम अपनी ज़ुबान में यहाँ आम पंसारियों की ज़ुबान में छोटी चंदन भी कहते हैं। ये हमारे तिब्बे कदीम के अंदर बहुत देर से ये चल रही है। जितनी भी दवाएं फिशारुद्दम के नाम से हमारे तिब्बे यूनानी के अंदर बनती, उसमें ये इस्तेमाल होती है। दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर जुनूनी कैफियत, जो हमारा निज़ामे असाब है, इसके अंदर बाज़ दफ़ा जुनूनी कैफियत आ जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी इसके अंदर उसकी भी शिफा रखी है। इसी तरह चौथी चीज़ जो है वो है मेथी दाना। छोटे छोटे दाने होते हैं,
जिसका तिब्बे नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र किया है। ये भी फिशारुद्दम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर भी ऐसी अल्लाह ने अज्जा रखे हैं जो जिस्म में खून की रवानगी को बेहतर करते हैं। सब इन पांचों चीज़ों को जो आप बता रहे हैं, ये इनका इंटेक कैसे लेना है? सुबह के वक्त पांचवी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक। इन तमाम चीज़ों को आपने बराबर वज़न में लेना है। बराबर वज़न में लेके इसको किसी अच्छी मशीन में, साफ़ सुथरी मशीन में पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। पहले हफ्ते 2 कैप्सूल सुबह और शाम आपने पानी के साथ लेने हैं। भले आप खाने से पहले ले लें या खाने के बाद ले लें। अगले हफ्ते आपने 1-1 कैप्सूल लेना है। सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना ये दवाई इस्तेमाल करनी है। 1 महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह बफजल खुदा, अगर मेरे रब ने चाहा तो सारी ज़िंदगी दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं कि पहले हम बुजुर्गों या बड़ों में ही देखते थे ब्लड प्रेशर का इशू है, लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है। अब नौजवानों में भी ये बहुत मसला आ गया और कुछ में तो ऐसा है कि कभी लो भी होता है और कभी हाई भी होता है। तो ये दोनों सूरतों में जो नुस्खा आप बता रहे हैं बेहतरीन जी बिल्कुल, ये दोनों सूरतों में कारआमद है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये भी हमने देखा है कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं लग रहा होता नौजवानों को भी या बड़ों को भी कि हमें है क्या, कौन सा ब्लड प्रेशर है, हाई या लो है, कौन कौन सी अलामात होती हैं, ये भी कुछ बात। देखिए, जब ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है ना, तो हमारे खून के अंदर जो फिशारुद्दम, खून की तेज़ी बढ़ जाती है सुफरा की वजह से। जब सुफरा का तवाज़न जिस्म में बढ़ता है तो इसकी जब तेज़ी बढ़ती है तो ये चीज़ें हमें दर्द शुरू हो जाती है। पहली निशानी या ये वाले यहाँ खिंचाव शुरू होगा और चेहरा सुर्ख, जो चेहरा है बिल्कुल सुर्ख होना शुरू हो जाएगा और चलते चलते ऐसा लगेगा जैसे इंसान गिरना शुरू हो गया, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। और इब्तदाई तौर में बाज़ दफ़ा कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, अचानक फालज का हमला हो जाता है, लकवा हो जाएगा या दिल फेल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं दिल का फेल होना, दिल का दौरा पड़ना। ये भी हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में होता है। और लो जो है उसमें भी ये होता है कि आदमी को पसीने आते हैं और सर्द पसीने आएंगे, जैसे हम कहते हैं ठंडे पसीने आना, और उसमें बेहोशी भी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है। उसमें ये जो 2-4 अलामतें हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन अपने करना क्या है, जो हमारे नौजवान हैं सबसे पहले ये करें कि वो अपना नाश्ता जो है ना वो हेल्दी करें। हमने नाश्ता छोड़ दिया। दूसरा वो है कि रात का खाना। अब एक बच्चा अपने एक अज़ाइम लेके, एक नौजवान चलता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने वकील बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये बनना है। अगर इस पूरे जो है उसके साथ वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, अब वो अपने ख्वाब पूरे करने का वक्त आता है तो कोई दिल लेके बैठा हुआ है, कोई नौजवान अपनी किडनी लेके बैठा हुआ है। खुदा रहा आप ये करें, जब आप जहां अपने ख्वाब पूरा करने चाह रहे हैं, आप अपने नॉलेज पे, अपनी तालीम जोर दे रहे हैं, उसके साथ अपनी बॉडी का, अपनी सेहत तो आप का अपना गोल अचीव कर सकेंगे जिंदगी में। हकीम साहब, ये भी मुझे बताइएगा, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा इसके बाद। क्या ये हमारी खुराक का भी मसला है कि हमारे नौजवान जो हाई ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ कि जंक फूड जो है वो उसका इंटेक बहुत ज़्यादा है और फिर बेवक्त का खाना है, जहाँ खाया वहीं पे बैठ गए, वहीं पे लेट गए, ये हमारी आदत और क्या हमारे खाने की वजह से है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है नौजवानों में बहुत ज़्यादा आजकल है? जी बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप खाना टाइम पे लें। जी। आपने मुझे इनवाइट किया, 5 बजे का टाइम दिया, अगर मैं 5:30 आता तो क्या होना था? इसी तरह हमारी बॉडी को जब आप टाइम दे देंगे, मेटाबॉलिज्म जो है उसे पता है इतने बजे मुझे सुबह का नाश्ता मिलना है, फिर दोपहर का खाना मिलना है, रात को मिलना है, वो तैयार होगा, वो हजम करेगा, निज़ाम इन्हिज़ाम आपका दुरुस्त रहेगा। जब आप बेटैमा खाना खाते हैं और खाने में आप क्या खा रहे हैं, देखिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो नेमतें, अनगिनत नेमतें रखी हैं उनको ही खाना चाहिए। जो इंसानों के हाथों की बनी हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड, जो हमारा नौजवान आजकल लगी उधर गए हैं, इसमें जो केमिकल डाले जा रहे हैं वो हमारी बॉडी हजम नहीं करती, वो ब्लॉकेज का सबब बनती है और वो खून को ठीक करती है, खून की जो शरियाने हैं उसको तंग करती हैं, तो उसका नतीजा क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों का अंदर अटैक हो रहा है, जिगर का मसला बन रहा है और हमारे दिल का मसला बन रहा है। अब करना क्या है? पहली बात, जो निज़ामे ज़िंदगी के उसूल हैं उनको अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, जल्दी नाश्ता करें, नाश्ता हेल्दी करें, दोपहर का खाना खाएं, और सबसे अच्छी बात जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, जो चाहते हैं कि हम अच्छी सेहत गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे, रात का खाना पहले कर लें।
सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले उसूली तौर पे हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। हकीम साहब, ये भी इस मामले पे भी डिबेट है कि जो तिब्ब नबवी का मुतालिया करने वाले हैं वो कहते हैं कि 3 खानों का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, 3 मील्स का जिक्र ही कहीं नहीं है। मतलब यही है कि आप सुबह एक खाएं और एक आप शाम को खाएं, ये आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। सुबह का नाश्ता हेल्दी हो, रात का खाना शाम से पहले हो जाए जी, दोपहर का खाना थोड़ा सा लेट हो जाए, ये काफ़ी है। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह आपने ये नुस्खा बताया है, कुछ लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी ले रहे होते हैं, तो ये नुस्खे की वजह से कोई मुस्तकिल हल है कि दवाई छूट जाए जो अभी ब्लड प्रेशर का शिकार देखिए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 नहीं, इससे ज़्यादा मरीज़ मेरे पास उनका बिल्कुल मौजूद है। मैं खुद मरीज़ था, अच्छा हाई ब्लड प्रेशर का 2010 के अंदर मैं मरीज़ था। मैं 2 अंडे खा लेता था तो मैं चलता चलता गिर जाता था। अगर गलती से मैंने पाए खा लिए हैं तो मैं वाक़यातन बेहोश 2 मरतबा हुआ हूँ। 2010 के अंदर एक हकीम साहब मुझे मिले थे, मैं उनके पास उनकी बेटी के रूहानी इलाज के हवाले से गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चाय पी लें, सर्दियों के दिन है अंडे। मैंने कहा जी मैं चाय थोड़ी सी ले लेता हूँ, अंडा तो मैंने बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया, मैं खा के तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। उन्होंने मुझे 2 कैप्सूल खिलाए। आधे घंटे के बाद जो अंडे थे वो 2 से ज़्यादा थे, 8-9 के करीब थे। कहने लगे सारे आपके हैं, आप खाएं। अच्छा और मेरी जिम्मेदारी है आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अच्छा, मैंने वो दवा उनकी 1 महीना इस्तेमाल की है, 2010, आज 2026 से मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, उसके बाद यानी कि आपने कभी ऐसी कोई दवाई नहीं ली? लेकिन मैंने जो निज़ाम इन्हिज़ाम की जो उसूलियात हैं उस पर अमल किया। जल्दी उठना, रात का खाना मैं जल्दी खाता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन मरीज़ों को मैंने दिए हैं अल्लाह की फजल से वो ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब जो तिब्बे जदीद हमारी है, जिसे एलोपैथिक आप कहते हैं जी, इसके अंदर जो दवाई है वो इसका इलाज है नहीं, सारी ज़िंदगी खाते रहो। अब देखें जान कैसे छुड़वानी, ये को बताएं हमें नुस्खा। मैंने नुस्खा बताया ना, 5 चीज़ें, छोटी चंदन, मेथी दाना, जी, सफ़ेद संदल, सफ़ेद जीरा और और ये छोटी कितने अरसे के लिए आपने इस्तेमाल करना है? 1 महीने के लिए। सिर्फ 1 महीना आपने इसे महीने करना के है? लिए। बिल्कुल ठीक है। और मुस्तकिल इसका हल, मुस्तकिल हाल है, हाई ब्लड प्रेशर का और लो ब्लड प्रेशर का। अच्छा, ये एक तो हो गई, हम फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो इंसानी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, मैं उसे कम करने, छोड़ देने से कम कर। हमारे किचन में ऐसी कोई चीज़ें मौजूद होती हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ज़हर कातिल होती हैं और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है और हमें उसका इल्म नहीं होता? वो है आपका डाल्डा घी कसरत से इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक और है, दूसरा हर घर में हो रहा है। नमक तेज़, तेज़ नमक, उसका कसरत से इस्तेमाल। और रात के खाने जिसमें तेज़ मसाले डाले जाते हैं और उनमें तेज़ घी डाला जाता है, डाल्डा घी, यही जाके हमारे अखलात को, जो सफरा सुदा हैं, इनके बिगाड़ का, इनका तवाज़ुन ख़राब करता है। खून थिक हो जाता है, खून की शरियानें जो हैं उनके अंदर सर्दी पैदा हो जाती है, वो तंग हो जाती हैं और खून जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। उसकी सूरत में आपको फालज लकवा। अल्टरनेट कोई हम जैसे यूज कर सकते हैं, देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ब्लड बहुत अच्छा देसी घी, तिब्बे जदीद भी इसको मान गई। सही। देसी घी है, नारियल का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, जैतून का ऑयल है, ये बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा हकीम साहब, जो लो ब्लड प्रेशर है कहते हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है हाई से ज़्यादा, कुछ लोग ये बात भी करते हैं, ये किस तरह से खतरनाक है और ये होने की क्या वजूहात? देखिए, ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो हो, दोनों ही जहर खामोश कातिल हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। लो ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है। ठीक, जब आपका ये जो आपका कल्ब है ना, ये एक मोटर का काम करता है। जब इसके अंदर कमजोरी वाकई होती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब कोई आप ऐसी ग़िज़ाएं कसरत से खाएं, ठंडा पानी ज़्यादा पी लें, ठंडी मिजाज की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में ठंडक बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं सर्दी खुश्की। उसमें क्या होगा, खून थिक होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या हाई भी हो सकता है। तो इन सूरतों में वो आपके लिए फालज हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, या गुर्दे या जिगर या दिल कहीं को ब्लॉकेज हो जाएगी, जो वो फेल हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत डिटेल में सारे हल भी बताया और ये नुस्खा जी बहुत ज़बरदस्त है। आपके आने का शुक्रिया। और वाकई ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त है कि जी 1 महीना आपने खाना है और आपकी दवाई छूट जाएगी, और क्या चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं वो खाने पीने से गुरेज करते हैं, फिर और जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बता रहे हैं, जिन्होंने खुद इस्तेमाल किया वो बता रहे हैं। तो वाकई बहुत कारआमद नुस्खा है, आप इसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं। अभी सदाए रमज़ान में वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक बरकतों का महीना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से
ऐसे शरई सवालात भी जन्म लेते हैं जो बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और इबादत से जुड़े होते हैं। क्या खून का टेस्ट या अतिया करने, ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? आँख, नाक या कान में दवा डालने से रोज़े की शरई हैसियत क्या रहती है? लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग या तो अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं या फिर बिला वजह रोज़े की क़ज़ा यकीनी कर बैठते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के मखसूस मसाइल और जदीद तिब्बी सहूलियात जैसे इन्हेलर के हवाले से भी बहुत सारी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। क्या रोज़े को लेकर दीन में वाकई कोई सख्ती है? आसानी अगर है तो किस हद तक है? इन तमाम पेचीदा और जदीद सवालात के मंतकी और शरई जवाबात जानने के लिए चलते हैं। हमने दावत दी है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन तमाम उलझनों को सुलझाएंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद। सलामत रहें आप दोनों, खैरियत से रहें। शाह जी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या इंसुलिन या फिर किसी भी किस्म का कोई आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं जो दवा की सूरत में ही होती है, इंजेक्शन वगैरह, ये आपकी रोज़े की हालत में लगाया जा सकता है? इससे रोज़ा टूटता तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला, कहा कि ये बरकत वाला महीना है, तो उसकी बरक़ात में ये भी बरकत शामिल है जो उन्होंने कहा ना कि मसाइल पैदा होते हैं। इन मसाइल का हमें दीन का शरई इल्म हासिल हो जाता है, तो शरई इल्म हासिल होना ये भी एक बरकत है। माह रमज़ान की निस्बत से में अल्लाह ताला अता करते हैं। तो यकीन आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। देखिए, इसमें एक हमेशा बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि अल्लाह के दीन पर अमल करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इसी तरह कि जब मैं तुम्हें दीन का कोई हुक्म सुना दूँ, किसी शय का पाबंद बना दूँ, उस पर अमल किया करो, मगर कितना अमल किया करो? जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत। जब इस्तिताअत ख़त्म हो जाए ना इंसान की, तो अल्लाह फरमाते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलु इद्दा। अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुम आसानी के साथ अल्लाह के दीन पे अमल करो। तो यकीनन कुछ ऐसे बीमार होते हैं कि जो बिल्कुल, मसलन जैसे शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन उसी का मसला होता है, और ये एक ऐसा मर्ज है कि जो बिल्कुल सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। अब ये जो अल्लाह ने फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम में से बीमार हो जाए उसे चाहिए कि रोज़े अब ना रखे, बाद में रख ले, जब वो तंदुरुस्त होगा। अब शुगर का मरीज़ तो बाद में तंदुरुस्त नहीं होता, जो शुगर अब है वो शुगर कल भी होगी, उसको आइंदा भी होगी। तो इसलिए उसके लिए आसानी का हमें रास्ता, अगर तो इंसुलिन के बगैर उसका रोज़ा पूरा हो सकता है, तो दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसमें शक हो वो काम छोड़ दिया करो, जो यकीन वाला उस पर अमल किया करो। अगर कोई मरीज़ इंसुलिन के बगैर अपना रोज़ा पूरा कर सकता है, उसे बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन अगर इंसुलिन के बगैर उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, अब वो रोज़ा भी रखना उसको चाहिए और इंसुलिन के बगैर गुजारा भी है। उसके लिए जो हमारे बड़े आइम्मा हैं, बहुत इस दौर के बड़े उलमा, जैसे शेख बिन बाज, बहुत बड़े एक मुफ्ती आज़म, उन्होंने ये फतवा दिया है। शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का ये फतवा है कि ऐसे मरीज़ों के लिए आसानी इसी में है कि वो इंसुलिन लगा लें। और वो इंसुलिन चूँकि मैदे को ताकत नहीं देती, वो ग़ज़ा नहीं है, वो खुराक नहीं है, वो खाने पीने के मुतरादिफ नहीं है, ना उनकी हम पल्ला है, बल्कि वो तो ऐसे जैसे इंसान को ज़ख्म हुआ, उस ज़ख्म के ऊपर आपने कोई मरहम लगा दी, कोई आपने स्पिरिट लगा दिया, टेंक्चर लगा दिया, हालांकि वो भी हमारे खून के अंदर जा रहा है, वो हमारे जिस्म के अंदर असर कर रहा है। तो इसी तरह इंसुलिन बिल्कुल उस टेंक्चर की मानंद है, उस पेट की मानंद है, उससे आपका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। अच्छा बुखारी साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा रख लेते हैं, इतने वीक होते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और समटाइम्स बेहोश हो जाते हैं, ड्रिप लगानी पड़ जाती है। अब ड्रिप लगवाते हैं तो वो जिस्म को तवानाई देती है, उस सूरत में फिर रोज़ा टूट जाता है। देखें, जिस ड्रिप से ताकत हासिल होती हो जी, और जो खुराक से, ग़ज़ा से हमें कुव्वत मिलती है, वो आपको ड्रिप से अगर मिल रही है, तो यकीन ऐसी ड्रिप जो है वो रोज़े को ख़त्म कर देती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह इंसुलिन की हमने बात की, इस तरह का कोई इंजेक्शन है कि जिससे आपके खाने पीने के वो बराबर नहीं है, ना उससे कोई ताकत मिलती है जिस्म को, ना कुव्वत मिलती है, लेकिन वो एक दवाई की मानंद, एक स्पिरिट और एक टेंक्चर की मानंद है, एक मरहम की मानंद है। तो उसकी गुंजाइश उलमा ने दी है, वो भी इंतहाई ज़रूरत के वक्त। अगर उसके बगैर गुजारा होता है तो फिर बेहतर। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, इनहेलर्स यूज़ करना उनकी मजबूरी है, उस पर बताइएगा कि उसके हवाले से क्या शरई अहकामात हैं, क्या वो लोग रोज़े की हालत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मुझे यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना है, जैसे मैंने पहले कहा,
कई अमराज ऐसी हैं कि जो दायमी होती हैं, वो जी। कभी इंसान से अलग नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ ही रहती है, उनमें दमा भी है। ठीक है। तो यकीनन दमे का मरीज़ और बाद औक़ात उसकी एक कैफियत ऐसी हो जाती है कि ज़िंदगी को ख़तरा लायक होता है और इनहेलर उसका बहुत उसकी ज़रूरत होती है। अब वो पूरी ज़िंदगी का वो मरीज़ है, अब उसके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उनके लिए ये रास्ता निकाला है कि जो दायमी मरीज़ होते हैं ना, वो रोज़ा बिल्कुल ना रखें। वो किसी को ना अपनी जगह पे बुढ़ापे की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या इंतहा दर्जे की मर्ज़ की वजह से वो किसी को रोज़ा रखवा दें फिदिये के तौर पे, तो अल्लाह उनको गुनाहगार नहीं लिखेगा, उन्हें भी अपनी इबादत गुजारों में शुमार करेगा कि जैसे रोज़ा रखना, भूखा प्यासा रहना ये भी इबादत है, इसी तरह फिदिये के तौर पे किसी को रोज़ा रखवाना भी इबादत है। तो ये जो मरीज़ है दमे का, उनके लिए इनहेलर जो है ना वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना बवक्त इंतहाई ज़रूरत के वक्त इसकी गुंजाइश उलमा ने दी हुई है। बिल्कुल ठीक अच्छा है। बुखारी साहब, फ़ोन अतिया करना एक नेकी है, टेस्ट भी फिर कुछ लोगों को करवाने पड़ जाते हैं सूरत में, तो टेस्ट करवाना, खून अतिया करना, इससे क्या असर पड़ता है? हाँ, इस पे भी जो बड़ी उलमा की कमेटी है ना आलम अरब की, उन्होंने ये कहा कि अगर इंसान टेस्ट करवाने उसके लिए आपने ब्लड दिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, खून के निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आपने किसी को अतिया दिया है किसी की जान बचाने के लिए, लेकिन उस इतनी मिकदार में दिया कि जिससे आपके अंदर कोई ऐसा इज़्म हिलाल पैदा नहीं हो कि आप बेहोशी हो जाए, आपकी अपनी ज़िंदगी को ख़तरा, इतना खून नहीं दिया, इतना दिया कि जो एक रूटीन में दिया जा सकता है और उससे आपका जिस्म जो है वो तवाना फिर भी रहता है। जैसे बहुत सारे हम सब ने इन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह करके देखा है नेकी की खातिर, तो उस ऐसा अतिया देने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक। अच्छा, अगर कोई शख्स जहाज़ में सफ़र कर रहा है और सहर व इफ्तार किस वक्त के हिसाब से फिर वो करे, सफ़र की बुनियाद पर रोज़ा छोड़ने का जो शरई हुक्म है वो क्या है? नहीं, वो जो सफ़र में ना नबी पाक सल्लम के बारे में अम्मा जी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसूमु फ़ी सफ़र व युफ़्तिर, नबी पाक सल्लम रोज़ा कभी सफ़र में रख भी लेते थे, कभी छोड़ भी देते थे। तो सिर्फ इफ्तार करना ही सुन्नत नहीं है, रोज़े सफ़र की हालत में, और वो सफ़र भी कैसे होते थे, वो बड़े मुश्किल सफ़र होते थे नबी पाक सल्लम के हाथ मुबारक में। हमारे दौर के तो सफ़र ही बड़े आसान है, हम गाड़ी पे बैठते हैं, एसी लगा होता है, जहाज़ में एसी लगे होते हैं, तो ऐसा कुछ सफ़र है आसानी वाला, आप रोज़ा रख सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी नबी पाक की सुन्नत मुबारक है। लेकिन छोड़ना चाहे लंबा सफ़र 80 मील से ज़्यादा सफ़र है आपका, 100 मील 200 मील आपने जाना, और बाद शुगर के मरीजों को प्यास भी लग जाती है, तो ऐसे बंदों के लिए इजाज़त भी है, वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतें जायज़ है। अब दूसरी बात ये बड़ी अहम आपने बात पूछी है जी कि आप जहाज में सफ़र कर रहे हैं, लाहौर से आपने सफ़र शुरू किया, लाहौर का वक्त इफ्तार का और है, कराची आपने या दुबई जाके आपने लैंड करना है, तो वहाँ टाइम और है, तो अब यहाँ का टाइम है या वहाँ का टाइम, बल्कि जो रास्ते में टाइम है वो भी टाइम अलग होता है, वो भी टाइम अलग। ये मेरे साथ खुद एक दफ़ा ज़ाती तजुर्बा हुआ है, लाहौर से हमने फ्लाई किया और जा रहे थे हम कराची, 5 मिनट रहते थे, मैंने बहुत वावेला किया, मैंने पायलट को पैगाम दिया कि आप अभी टेक ऑफ ना करें वगरना रोज़ा जो है ना लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने खैर उनका टाइम था, उन्होंने टेक ऑफ किया। अब 5 मिनट के बाद जैसे ही हम बुलंद हुए ना तो सूरज सामने था। अब 5 मिनट के बाद ज़मीन पे लाहौर में तो सूरज गुरूब हो रहा था। अब लेकिन हमारे उस वक्त जो टाइम, हमारे सूरज बिल्कुल सामने था, नजर आ रहा था, मैं बिल्कुल पूरा सूरज था, लेकिन मेरा ख्याल मेरे शोर मचाने के बाद चंद बंदे उन्होंने रोज़े बचाए, बाकी सब ने अपने रोज़े खोल लिए, उन्होंने लाहौर के टाइम के मुताबिक। इसलिए ये याद रखें, हम जहाँ होते हैं ना वो वहाँ का जो वक्त हम उसके पाबंद होते हैं। अच्छा, जहाँ हम खड़े वहाँ के वक्त के पाबंद होते हैं। हम लाहौर में है तो लाहौर के वक्त के, फजा में चले गए तो फजा के वक्त। ये नहीं है कि ज्यादा वक्त अगर आपका लाहौर में गुजर गया तो चंद अगर मिनट हैं, जैसे आपने 5 मिनट की मिसाल दी, उसके बाद मुझे कम 15-20 मिनट लगे जी, 15-20 मिनट के बाद वो रोज़ा हमारा इफ्तार हुआ, जो कि बिल्कुल जिनका वैसे पूरा 3-2 आवर्स का डिस्टेंस आ जाए वो भी बिल्कुल ऐसी है, वो कहीं ज्यादा हो सकता है। सऊदीया से हम जाए आए तो 2 घंटे हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, लंदन से हमारे 5 घंटे हैं, न्यूयॉर्क से हमारे 7 घंटे, तो बिल्कुल हमें उस चीज की पाबंदी करनी जहाँ हम पहुंचे ठीक वहाँ। अच्छा बुखारी साहब, ख़वातीन के हवाले से मखसूस मसाइल हैं, मखसूस अयाम हैं, उस दौरान रोज़ा रखें, कब रोज़ा ना रखें, इस हवाले से क्या हो? बेटे जो वो अयाम मखसूस में रोज़े नहीं, बाद में है, ठीक, वो उन्होंने कज़ा करनी, मेरी उन बेटियों ने और मेरी बहनों ने। दूसरी बात, अगर रोज़े की ऐन बिल्कुल इफ्तारी के करीब पहुँच गए तो वक्त शुरू हो गया है तो रोज़ा ख़त्म हो जाता है, चाहे वो 2 मिनट के से पहले उसका था ना मामला,
तो वो 2 मिनट वाला मामला भी उससे रोज़ा ख़त्म होता है, फिर आपको अगला रोज़ा रखना पड़ेगा। दोबारा रोज़ा रखना पड़ता है। हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली माओं के लिए रोज़ा रखने या ना रखने का फैसला किस बुनियाद पर होना चाहिए? देखें, अगर दूध पिलाने वाली हमारी कोई बहन और बेटी वो ये महसूस करती है जी। कि इस रोज़े के साथ मैं दूध पिलाऊंगी तो ना मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, ना मेरे बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है, तो उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। अगर वो इन दोनों में से अपनी जान के लिहाज से, अपनी सेहत के एतबार से, अपने बच्चे की सेहत के लिहाज से समझती है कि इस हालत में कि भूखा रह के, प्यासा रह के, रोज़े की हालत में दूध पिलाऊंगी इसे कोई नुकसान पहुंचता है, डॉक्टर का ये कहना है, तो फिर उसको रोज़ा बाद में रखना चाहिए। इसी तरह जो मेरी वो दूसरी बेटियां हैं जिनको अल्लाह ने कोई उम्मीद दी, तो उम्मीद वाली हैं, उनको भी चाहिए कि वो डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर रोज़ा रखने से, बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं सेहतमंद होती हैं, तंदुरुस्त होती हैं, रोज़ा रखना उनके लिए बाद में फ़ायदामंद होता है, वो रख ले। अगर डॉक्टर कहे कि नहीं आपके लिए नुकसान दे तो वो ना रखे, बाद में रख ले। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब आपके वक्त। और यकीनन दीन जो है वो आसानी का नाम है, और बहुत सारे आपके सवाल थे जो कि आप जानना भी चाह रहे थे हमसे, तो जनाब आज यकीनन आपको उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिल गए हैं, उनके शरई एतबार से कि उनकी शरई हैसियत क्या है, दीन इस्लाम क्या कहता है। आज के लिए जनाब हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदा